हेलो गाइस, वेलकम टू क्यूटेक। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्यूटेक पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सीरीज चल रही थी NFTL और उसमें हमारा टॉपिक था ट्रांसमिशन लाइन। तो कुछ बहुत सारी बातें हैं करने के लिए आपके साथ, कुछ दिक्कतें थी आप जैसा कि जानते हैं। तो लास्ट में बात करेंगे, पहले हम अपना टॉपिक पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में हम थोड़ा बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो पूरा वीडियो देख कर ही जाइएगा, ऐसे नहीं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं हमारा पहले सिलेबस क्या है NFTL का। तो सिलेबस अगर आप देखें तो पहला आपका टॉपिक जो आता है वो होता है नेटवर्क। अच्छा, NFTL का फुल फॉर्म क्या होता है? नेटवर्क फिल्टर एंड ट्रांसमिशन लाइन होता है ना। तो पहले आप नेटवर्क पढ़ेंगे कि नेटवर्क होते क्या हैं, उनका यूज़ क्या है, कितने टाइप के होते हैं, वगैरह वगैरह, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मैं आपको फिर से दोबारा एक लेक्चर अपलोड करूँगा नेटवर्क के बारे में, जिसमें आपको विद PDF आपको नोट्स मिल जाएँ, ठीक है। तो आपके ये यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक इसमें आता है वो आता है एटेन्यूएटर, ठीक है। फिर आपका आता है फिल्टर्स, क्या होते हैं सब बात करेंगे हम फिर से दोबारा, डोंट वेरी। फिर आपका आता है ट्रांसमिशन लाइन फाइनली, ठीक है। तो आपका क्या हो गया? NFTL, नेटवर्क फिल्टर एंड ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हमारा ट्रांसमिशन लाइन क्या है, क्यों है, कैसे है, सब बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपका पहला इंट्रोडक्शन। अच्छा, यहाँ पे आप थोड़ा चौंकेंगे कि अरे वाह, ये तो हमने कहीं देखा है। तो कारण क्या है कि आप जो बुक प्रिफ़र करते हैं, मैंने उसी बुक को फॉलो किया है। इससे दो फायदे होंगे। पहला तो आपको बुक आप उसी से पढ़ने वाले हो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, नो डाउट। प्लस आपके पास नोट्स भी बन जाएंगे और आपके फ्यूचर जो कॉन्सेप्ट आप चाहते हो कि हाँ आपके पास याद रहें, तो वो भी आपको याद रहेंगे, ठीक है। हम भी चाहते थे कि हमारे बीटेक में कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो हम बुक पढ़ रहे हैं वही बुक हमको बता दे, तो हमको मज़ा आ जाए। तो वही मैंने ट्राई किया है। आई होप आपको अच्छा लगे और आपको मज़ा भी आए, ठीक है। तो चलिए शुरू करें। तो बताया क्या गया है बुक में, देखिए, वैद्युत ऊर्जा को दो स्थानों के मध्य वैद्युत चालकों द्वारा, ट्रांसमिशन लाइन द्वारा या रेडिएशन द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के रूप में ट्रांसमिट किया जा सकता है। मीन्स इन्होंने क्या बोला, पहले बोला उन्होंने कि एक वैद्युत ऊर्जा है जिसको हम एक स्थान से, मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम आराम से उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। चलो भाई ठीक है, अच्छी बात है, कर सकते हैं, अच्छी बात है। अब उन्होंने दो लाइन बोली हैं, एक बोला है वैद्युत चालकों द्वारा और एक बोला है रेडिएशन द्वारा। तो हुआ क्या कि भाई वैद्युत चालक मतलब वायर, और रेडिएशन मतलब क्या हुआ आपका? वायरलेस, ठीक है। तो ट्रांसमिशन लाइन जनरली होता क्या है, हमारे दिमाग में ये बैठा होता है कि भाई कि हाँ ट्रांसमिट करना है कुछ, बात सही है, तभी नाम है ट्रांसमिशन लाइन। तो वायर के थ्रू जो हम यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन, और जो हमारा वायरलेस होता है उसको आप रेडिएशन यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमारी होती है उसके थ्रू हम इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम कहाँ यूज करते हैं? कम्युनिकेशन में, ठीक है। मोस्टली हम ये कम्युनिकेशन में इसकी बात करते हैं, वायरलेस की। जो आप बोल रहे हैं रेडिएशन द्वारा, एंटीना हो गया, ये सब उसी में ही आते हैं ना, आपके सेटेलाइट वगैरह जितने भी हैं टॉपिक आपके ये पूरे, ओके। तो आपका ये आ गया वायरलेस में, यानी कि रेडिएशन द्वारा। अच्छा, ट्रांसमिशन लाइन जो हम वो कहाँ पढ़ते हैं? आपका जो बिजली घर, ऑब्वियस बात, जो हम बिजली हमारे यहाँ आती है जो हम यूज करते हैं, तो वो आपका आ जाता है किसमें? वायरलेस में, वायर में, सॉरी, ठीक है, क्लियर। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। वैद्युत ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट करने हेतु वैद्युत चालक, इलेक्ट्रिक कंडक्टर प्रयुक्त किए जाते हैं, जिनको ट्रांसमिशन लाइन कहा जाता है, ठीक है। तो फाइनली उन्होंने क्या बोला कि भैया अगर किसी सिग्नल को ट्रांसमिट करना है, वैद्युत ऊर्जा है, ऑब्वियस सी बात है कि वैद्युत को कंडक्टर ही ले जा सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। अब कोई बोले कि भैया हमने इंसुलेटर लगा दिया तो ले जाए क्या? बिल्कुल नहीं, हम लोग इंजीनियर्स हैं, हमको पता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम कंडक्टर यूज करेंगे। जो कंडक्टर हम यूज करते हैं, वायर यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन लाइन बोल देते हैं, क्लियर है। चलिए भाई देखते हैं फिर आगे क्या लिखा उन्होंने। इस प्रकार ट्रांसमिशन लाइन एक ऐसा माध्यम या कंडक्टिव मेथड है जो वैद्युत ऊर्जा को ऊर्जा स्रोत से रिसीविंग की ओर गाइड करता है। मीन्स गाइड करने मतलब क्या हुआ कि भैया मैं हूँ, मेरे पापा चल रहे हैं मेरे साथ, तो मुझे वो रास्ता दिखा रहे हैं कि भाई आप ऐसे चलो, आप ऐसे चलो, आप ऐसे चलो। तो वैसे ही आपकी जो ये वायर्स होते हैं, ये करंट और वोल्टेज को रास्ता दिखाते हैं भैया कि हाँ आपको ऐसे 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 जाना है, ठीक है। ये नहीं कि आपको हवा में चले जाना है, ओके। तो ये ऐसा
संचार लाइनें ट्रांसमिट एंटीना तथा रिसीवर के मध्य लिंक का कार्य करती हैं। तो ये पूरा जो आपका राम कहानी उन्होंने लिखा है, तो इसमें आपका मेन क्या मोटो है, पूरा सारांश ये है कि आपका जो ट्रांसमिशन लाइन होता है उसका काम क्या है कि भैया ट्रांसमीटर से लेके रिसीवर तक आपके किसी भी मैसेज को सेंड करना। ओके, तो ये आपका होता है ट्रांसमिशन लाइन, जो कि आपकी ये लाइन लिखी हुई है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। ट्रांसमिशन लाइन द्वारा न केवल ऊर्जा का ट्रांसमिशन होता है बल्कि उच्च आवृत्तियों पर यह सर्किट एलिमेंट्स जैसे इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजोनेंट सर्किट, ट्रांसफार्मर, वैद्युत रोधी के रूप में भी कार्य कर सकती है। चलिए भैया, उन्होंने क्या बोल दिया कि भैया ट्रांसमिशन लाइन जो होता है वो ऊर्जा का ट्रांसमिशन तो करता ही करता है, लेकिन साथ में कुछ और भी कार्य करता है। जैसे कि उन्होंने बोला कि हाई फ्रिक्वेंसी पे क्या करता है, ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपके इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स हैं उनकी तरह ये व्यवहार करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो कैसे कर देता है भाई, आपको पता है एल जो होता है और आपका जो सी होता है, ये सभी क्या होते हैं, आपका रेजोनेंट सर्किट मतलब कि आपका एलसी हो गया मान लीजिए। ठीक है, आपका ट्रांसफार्मर जो होता है वो भी आपका फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, यानी कि ये सभी क्या हैं, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होते हैं। मीन्स ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, मीन्स क्या बोलेंगे आप, डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। सबको पता है ये। ठीक है, जिसको ना पता हो बताएगा कमेंट में। ठीक है, तो मैं उसको बता दूंगा। ठीक है, ये सभी करते हैं। अच्छा भाई चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं, तो सर आपने बोला कि भाई ये ट्रांसमिशन लाइन मीन्स दो वायर हैं। जब दो वायर हैं तो यहाँ पे एल सी कैसे बन गया और कहाँ से ये फ्रीक्वेंसी पे आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया है कि अगर कोई वायर है उसमें करंट अगर फ्लो होती है तो उसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बन गया आपका। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनती है, आपकी इंडक्टर में बनती है। चलो भाई, इंडक्टर में बन गया। अब ये दो वायर हैं, अब इन दो वायर के बीच में अब क्या होगा, सिंपली अगर आप देखो तो भाई ये एक कंडक्टर है, ये भी एक चालक है, दो कंडक्टर हैं उनके बीच में एयर है, तो क्या बन गया, कैपेसिटर बन गया। तो आपका कैपेसिटर भी आ गया, यानी कि आपका दोनों काम हो गए। और आपका रेजिस्टेंस भी आ जाएगा, क्योंकि वायर है तो वायर में कुछ रेजिस्टेंस होगा ही होगा। यानी कि आपका एल भी आ गया, सी भी आ गया, आर एल सी भी आप बोल सकते हैं रेजोनेंट कंडीशन में। ठीक है, तो यानी कि आपका क्या हो गया, सिंपली ये हो गया ना, एल भी आ गया, सी भी आ गया और आपका आर भी आ गया। तो अब ये काम कर सकता है ना। तो वही उन्होंने बताया कि हाई फ्रिक्वेंसी पे ये एज ए इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजोनेंट सर्किट, ट्रांसफार्मर या वैद्युत रोधी के रूप में भी कार्य कर सकती है। अच्छा, वैद्युत रोधी में किसी को डाउट होगा कि सर वैद्युत रोधी कैसे होगा, तो भाई सिंपल सी बात है ना कि अब एक्सएल और एक्सी दो वर्ड होते हैं ना। एक्सएल मतलब क्या होता है, इंडक्टिव, इंडक्टिव होता है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसको आप बोलते हैं प्रेरित प्रतिघात, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और आपका एक्सी जो होता है क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है ना। तो ये जब क्या होते हैं, रिएक्टेंस हैं, यानी कि करंट का अपोज करते हैं। ये दोनों ही करंट का क्या होते हैं, अपोज करते हैं। अब अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो आपका एक्सएल बढ़ेगा। एक्सएल क्यों बढ़ेगा, क्योंकि एक्सएल जो होता है वो क्या होता है, 2 पाई एफ एल होता है। अगर एफ बढ़ेगा तो एक्सएल ही बढ़ेगा ना। इट मीन्स सिंपल सी बात है कि आपका ये करंट को रोकेगा। करंट को रोकेगा मतलब वैद्युत रोधी बन जाएगा। तो इसलिए उन्होंने बोला है वैद्युत रोधी। ठीक है, यह मापन उपकरणों के रूप में भी प्रयुक्त की जा सकती है तथा इम्पीडेंस मैचिंग में भी सहायता करती है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं, तो आपको आई होप क्लियर हुआ होगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अब इसी को उन्होंने इंग्लिश में बता दिया है कि क्या मतलब होता है इसका, तो इसको आप पढ़ लेना, या मैं पढ़ लेता हूँ फटाफट। ट्रांसमिशन लाइन इज द मीडियम थ्रू विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज सेंड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। यानी कि उन्होंने बोला कि ट्रांसमिशन लाइन जो होता है वो एक मीडियम है जिसके थ्रू हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस में क्या कर सकते हैं, एनर्जी को सेंड कर सकते हैं। दिस एनर्जी मे बी फॉर लाइटिंग, हीटिंग, डूइंग वर्क और मे बी इंफॉर्मेशन, स्पीच, म्यूजिक, डेटा, पिक्चर्स, मैसेज एट्सेट्रा। यानी कि ये कुछ भी हो सकता है, यानी कि आप कुछ भी भेज सकते हैं कहीं पे भी। ठीक है, कहीं मतलब कि स्पीच, म्यूजिक, डेटा ये सब भेज सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि कुछ भी भेज दो आप। ठीक है, अब मैसेज ट्रांसमिशन लाइन इज अ 2 पोर्ट डिवाइस, यानी कि ये 2 पोर्ट डिवाइस होता है, 2 पोर्ट नेटवर्क बना होता है। एनर्जी इज फेड एट 1 पोर्ट, यानी कि आप एक साइड में एनर्जी देते हैं और दूसरी साइड में एनर्जी को रिसीव करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब ये दिक्कत हो सकती है कि भाई यहाँ पे उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि आप 1 पोर्ट में एनर्जी देते हैं और नेक्स्ट पोर्ट में आप दूसरे पोर्ट में आप एनर्जी लेते हैं। उन्होंने ये नहीं क्यों बोला कि भाई इनपुट
में देते हैं और आउटपुट में लेते हैं, ऐसा कुछ। तो भाई सिंपल सा कुछ नहीं, इसमें बहुत बड़ा वो नहीं है। मान लो ट्रांसफार्मर आपका है, ऐसा बना हुआ है, ट्रांसफार्मर देख के आप बोल सकते हो कि कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है? नहीं भाई, जब आप उसको सिग्नल देंगे, सप्लाई देंगे, तभी तो आप बताएंगे ना कि हाँ कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है, कौन सा प्राइमरी है कौन सेकेंडरी। इसलिए वहाँ पे आप क्या बोलते हो, प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। आप इनपुट आउटपुट डिसाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है भाई। स्टेप अप स्टेप अप दोनों होता है ना, तो वही इन्होंने ऐसा ही बोल दिया है नॉर्मली कि आप एक साइड में एनर्जी फेड करते हो और दूसरी साइड में एनर्जी क्या करते हो, आप रिसीव कर लेते हो, दैट्स इट, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कि द हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन कैरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम जनरेटिंग सोर्स टू टाउन्स एंड सिटीज़। जो हाई जो हमारे घरों में आती है, हर जगह से आती है ना, तो आपने देखा ही है। द इलेक्ट्रिक कॉर्ड यूज फॉर कनेक्टिंग अ फैन और लैम्प टू एन इलेक्ट्रिकल सॉकेट इज ऑल्सो अ ट्रांसमिशन लाइन। यानी कि जो आप इलेक्ट्रिक कॉर्ड यूज फॉर अ कनेक्टिंग फॉर अ फैन, यानी कि जो आप फैन वगैरह की यूज करते हैं, सॉकेट वगैरह भी, वो भी एक ट्रांसमिशन लाइन है ना। सिंपल सी बात है, ट्रांसमिशन लाइन क्यों है? क्योंकि भाई वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे वो ट्रांसमिट करा रही हैं, सिंपल सी बात है। वैसे ही जैसे आपका सीडी डीवीडीज़ पहले आती थी, अब तो ज़माना ही चला गया, नहीं तो पहले सीडी डीवीडीज़ कितना ज़माना था, वीसीआर ज़माना था, वीसीआर वगैरह आता था गाँव में, तो लोग बाग रात भर देखते थे। तो वो जो वीसीआर था वो भी आपका एक मैसेज सिग्नल था, यानी कि वो भी आपका मैसेज ट्रांसमिट करता था, रिकॉर्डेड वर्जन में ही करता, लेकिन करता था ना, वो भी एक ट्रांसमिशन का माध्यम है, मतलब वो भी एक मैसेज भेजने का एक माध्यम है, ठीक है। द अंडरग्राउंड केबल यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज अ ट्रांसमिशन लाइन। मतलब जहाँ पे भी आपका एक स्थान से दूसरे स्थान पे कुछ भी गया तो वो ट्रांसमिशन ही है। द टेलीफोन लाइन्स रनिंग ऑन अ रोड साइड आर आल्सो ट्रांसमिशन लाइन। द नर्व्स फाइबर इन आवर बॉडीज आर आल्सो ट्रांसमिशन लाइन। मैंने कहा ना कि एक स्थान से दूसरे स्थान कुछ भी गया वो ट्रांसमिशन लाइन ही है। ओके डन। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब फिर से वही आपका फाइनली उन्होंने क्या कर दिया, समराइज कर दिया भाई। क्या समराइज किया कि ट्रांसमिशन लाइन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट किया जाता है। इसके मुख्य उपयोग क्या हैं? वैद्युत ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसमिट करना, उच्च आवृत्तियों पर सर्किट एलिमेंट्स जैसे इंडक्टर कैपेसिटर ये सब आप की तरह कार्य करना, मापन के लिए और आपका इम्पीडेंस मैचिंग के लिए, ठीक है। तो आप इसके लिए यूज करते हैं जो आप देख चुके हो पीछे। ओके चलिए, तो ये आपका एक ट्रांसमिशन लाइन का इंट्रोडक्शन था। आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा। इन केस कुछ दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं। अब कौन कौन से ट्रांसमिशन लाइन होते हैं, यानी कि हम किस तरीके से भेज सकते हैं। तो पहला का है समांतर वायर लाइन्स, पैरेलल वायर लाइन्स। तो क्या बोलते हैं देखते हैं भाई। इसमें इनके द्वारा टीवी रिसीवर सेट या एंटीना को कनेक्ट किया जाता है। इसमें दो धात्विक मेटेलिक वायर्स एक दूसरे के समानांतर रहते हैं। चित्र में अगर आप देखें, फिगर में आप अगर देखो तो एक वायर ये रहा, एक आपका ये रहा, ठीक है, दोनों पैरेलल में हैं, ठीक है। तथा पीवीसी इंसुलेशन द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं। भाई पीवीसी ऊपर हम देखते नहीं प्लास्टिक का लगा होता है, क्यों लगा होता है भाई? मान लो करंट जा रहा है तो ऊपर से आप छुओ तो आपको दिक्कत ना हो, प्लस बाहर की जो भी नॉइसेस आते हैं, आंधी वांधी धूल वगैरह जो भी आ गया तो उसमें भी दिक्कत ना हो, ठीक है, इसलिए लगा देते हैं। इन धातुओं में प्रवाहित सिग्नलों से वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। अच्छा भाई, इन धातुओं में जो सिग्नल प्रवाहित होती है उससे आपके वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। तो भाई ठीक है, बात सही है आपने। क्यू है चार्ज, जैसे आप मैकेनिक्स में मैकेनिकल में पढ़ते हैं मास, वैसे इलेक्ट्रिकल में पढ़ते हैं चार्ज। पूरी दुनिया इसी में टिकी हुई है, चार्ज, वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी, यही 5-6 टॉपिक हैं, इन्हीं को रिपीट पढ़ते हैं। अच्छा भाई, चार्ज अगर स्थिर है तो क्या होगा? आप बोलेंगे स्थित वैद्युत ऊर्जा, यानी स्टैटिक बोलते हैं आप, ठीक है। अगर चार्ज मूव कर गया मीन्स करंट हो गया। भाई सिंपल सी बात है, करंट हो जाएगा वो। तो करंट के चारों तरफ क्या होता है, उसको आप बोलते हैं डायनेमिक इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्वियस बात है, चार्ज मूव कर गया तो क्या बोलेंगे? डायनेमिक इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर खड़ा है तो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, करंट फ्लो हुआ तो आपको पता है कि एच भी मिल जाता है। एच मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है आपका? ये चुंबकीय क्षेत्र ये उत्पन्न कर देता है। चलो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड जो एच है आपका यहाँ पे ये सर्कुलर है, यानी कि लूप में चल रहा है, कंटिन्यूस फॉर्म में कुछ ऐसा चल रहा है ना, देख रहे हैं आप, कुछ ऐसा चल रहा है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भाई इस पॉइंट से आके आपका इस पॉइंट पे ख़त्म हो रहा है। ऐसा क्यों? तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो चुंबक की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। भाई चुंबक क्या होता है? नॉर्थ से साउथ में निकलती हैं ये रेखाएं, नॉर्थ से गई साउथ में और अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर। तो ऐसा कुछ आपका सिस्टम रहता है, ये कुछ ऐसा। और ये कंटिन्यूस होती हैं। अच्छा, ये कंटिन्यूस क्यों होती हैं?
भाई रहना पड़ेगा ना, अगर नहीं रहेंगी तो इसका जो चुंबकीय प्रभाव है वो ख़त्म हो जाएगा, इसको आप मैग्नेट नहीं बोलोगे। ठीक है, ये पहला पॉइंट। अच्छा, दूसरी बात ये कि भैया नॉर्थ से साउथ की ओर हो जाती हैं, इसका अभी कुछ पता नहीं चला है। इसमें चुंबक में 2 पोल क्यों होते हैं, अभी तक किसी ने भी इसका अनुमान नहीं लगाया, इसका प्रूफ नहीं है। तो आपके पास एक मौका है साइंटिस्ट बनने का, ढूंढिए कि भैया नॉर्थ साउथ क्यों होता है, 2 पोल ही क्यों होते हैं, 1 पोल क्यों नहीं होता है, ढूंढिएगा। मे भी आप साइंटिस्ट बन जाए तो मज़ा आ जाएगा फिर भाई कि हाँ इंडिया में कोई साइंटिस्ट होते हैं। जो सपाट प्रूफ नहीं है, पॉस्टुलेट अवधारणाएं हैं लेकिन प्रूफ नहीं है। ठीक है, तो ये आपका होता है कि मैग्नेटिक फील्ड आपका सर्कुलर में कंटिन्यूस फॉर्म में होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव में जाके ये ख़त्म हो जाता है, पॉजिटिव से निकला और नेगेटिव में ख़त्म हो गया। यही इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बाकी बहुत सारी चीज़ें सेम होती हैं, लेकिन यही 2 चीज़ें डिफरेंट होती हैं, चुंबकीय और वैद्युत क्षेत्र जो बल रेखाएं होती हैं उनके बीच में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो प्रत्येक कम्युनिकेशन लाइन की एक अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस होता है, यानी कि हर एक वायर का अपना खुद का इम्पिडेंस होता है। अगर उसको आपने पहचान लिया और आपने खुद का जो भाई जो वायर है उसका इम्पिडेंस अगर आपने पता कर लिया सपोज दैट, और आपने खुद से जो चीज़ें बनाई, करंट वोल्टेज प्रोवाइड किया, और आपने वहाँ से अगर प्रतिबाधा निकाल ली, अगर दोनों मैच कर गई तो आपका बहुत बढ़िया, यानी कि आपने बेस्ट सिस्टम यूटिलाइज़ किया है। अगर मैच नहीं किया तो आपका सिस्टम थोड़ा गड़बड़ है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि क्यों, अच्छा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई अगर इम्पीडेंस मैच कर गया तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होती है, ये कंडीशन होती है कि अगर आपका इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस लोड से सोर्स में मैच कर गया, ये आपका मान लो लोड है और आपका ये सोर्स है, अगर दोनों से मैच कर गया तो क्या बोलोगे भाई कि आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होता है, इसलिए आप उसको बोलते हैं आइडियल केस या बेस्ट केस बोल सकते हैं आप। चलिए भाई, तो क्या होता है कि प्रत्येक कम्युनिकेशन लाइन की एक अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा होती है। यदि रिसीवर पर डिटेक्टिंग उपकरण की प्रतिबाधा ट्रांसमिशन लाइन प्रतिबाधा से मैच कर जाती है तो लोड को अधिकतम शक्ति प्राप्त होती है। इस मैचिंग के कारण पैरेलल वायर लाइंस को बैलेंस लाइन कहा जाता है। चलिए भाई ठीक है, तो भाई पहले उन्होंने क्या बताया कि भाई हर कम्युनिकेशन लाइन में क्या होती है, अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा होती है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस होता है। फिर उन्होंने क्या बोला कि भैया हर एक रिसीवर में क्या होता है, एक डिटेक्ट करने वाला डिवाइस लगा होता है, ऑब्वियस बात है लगा होता है, लोड जिसको आप बोल सकते हैं, रिसीवर मतलब लोड, और जो आपका ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है, ट्रांसमिट कर रहा है उसको बोलेंगे आप ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। दोनों का अगर प्रतिबाधा मैच हो जाता है, मैच कर गया, तो क्या बोलेंगे भाई कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा, और उस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, बैलेंस लाइन, यानी कि आपने उसको बैलेंस कर लिया। बैलेंस समझते हो ना कि लाइफ बैलेंस है, हमारी वर्क लाइफ बैलेंस है, हमारी स्टूडेंट लाइफ बैलेंस है, मतलब कि एकदम आप आइडियल पोजीशन पे हो। ठीक है, ऐसा कुछ। तो क्या बोलते हैं आप कि जो पैरेलल वायर लाइन की जो प्रतिबाधा होती है वो क्या होती है, Z0, यानी कि ये फिक्स होती है। क्या होता है वह 276 log 2s/d ओम। ठीक है, अब d क्या है भाई, हर एक वायर का डायामीटर है, 2 वायर हैं भाई, पैरेलल वायर है ना, 2 पैरेलल वायर हैं। s क्या है, इनके बीच की दूरी है, चलो भाई दूरी हो गई। k क्या है, इंसुलेटिंग मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, जो आपने मीडियम इंसुलेटिंग यूज किया उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया k, तो आपका ये होता है फार्मूला इसका। चलिए भाई आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं कि पैरेलल वायर लाइन कम दूरी के ट्रांसमिशन हेतु की प्रयुक्त की जाती है, क्योंकि तारों की अधिक लंबाई होने पर सिग्नल की ऊर्जा का क्षय अधिक हो जाता है। ठीक है, कारण क्या है इसका, देखिए अब वायर आपका है, अगर ये बहुत लंबा हो गया तो आपको पता है कि लंबाई बढ़ने से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका रेजिस्टेंस भी तो बढ़ जाएगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ा तो लॉस भी तो बढ़ जाएंगे, मीन्स करंट आपका कम हो जाएगा ना, मीन्स लॉस ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए क्या होता है कि इसको हम ज़्यादातर यूज नहीं करते हैं, हमारा लॉस बहुत होता है, लेकिन कुछ कंडीशन हमको यूज करना पड़ता है। रीज़न है उसका भाई, अभी इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं बन पाया है। जैसे आप देखते हैं हाई टेंशन तार जो होते हैं उनको हम देखते नहीं, बहुत दूर तक भेजते हैं। ठीक है, तो वही समथिंग आपका तो यूज करना पड़ जाता है मजबूरी में, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट मान लो कि भाई हमको पता है कि लॉस हो रहा है तो हम क्यों यूज़ कर रहे हैं उसको, तो उससे फ़ायदा भी होता है। फ़ायदा कैसे होता है, चलिए देखते हैं, एग्जांपल समझते हैं। मान लो आपको एक पेन लेना हो, आपने एक पेन लिया भाई, चाहिए आपको, क्या करोगे आप, मार्केट में जाओगे, 5 रुपये दोगे, पेन लेके आप चले जाओगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक दूसरा बंदा है, वो नेता बन रहा है, क्या किया उसने, बोला कि नहीं मैं कंपनी लगाऊंगा, कंपनी उसने लगा दी,
कंपनी लगा के भैया उसने पेन बनाया। अब पेन बनाया तो भाई कितना भी होगा, मान लो हम बोल रहे हैं 1 लाख रुपए का तो होगा, कुछ भी होगा तो चलो भाई 1 लाख पेन, यानी कि अब उस पेन की कॉस्ट कितनी हो गई, 1 लाख रुपए। तो इसमें घाटा दोनों को होगा भाई, जो कस्टमर है उसको भी घाटा होगा, 1 लाख रुपए पेन कोई लेगा नहीं। अब मेरी बात छोड़ दो, नॉर्मल बात कर रहा हूँ मैं। और कंपनी को घाटा होगा भाई कि एक पेन बनाने के लिए उसने इतना ज़्यादा वो कॉस्ट लगा दिया, ठीक है। तो क्या होता है कि अब अगर मैं इसी कंपनी से 1 लाख पेन प्रोड्यूस कर दूँ तो क्या हो जाएगा, एक पेन की दाम कितनी रहेगी, 1 रुपये हो जाएगी। अब भाई कस्टमर भी खुश, कंपनी भी खुश, ठीक है। तो वही करते हैं हम कि भाई जब हमको पता है कि इस वायर से भाई हमको ज़्यादा फ़ायदा हो नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, कंज्यूमर्स बढ़ा देते हैं, जिससे कि हमारा कॉस्ट क्या होता है कि जितना चाहिए होता है उतना हम अपना रिकवर कर लेते हैं, लेकिन तब भी लॉस बहुत होता है। हम पैदा करते हैं 100%, लेकिन पहुँचते पहुँचते अपने घरों में हमको 20% 21% ही मिलता है, तब भी बिजली फ़ायदे में होती है, समझिएगा, ठीक है। आगे की बात है, चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली हुआ क्या यहाँ पे ये हुआ कि जो आगे पैरेलल वायर लाइंस होती हैं, इनको हम अधिक लंबाई होने से इसमें ऊर्जा का क्षय हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट आता है ट्विस्टेड पेयर वायर लाइंस। चलिए पहला आपका था पैरेलल वायर लाइंस, दूसरा आपका आया ट्विस्टेड पेयर वायर लाइंस। ये क्या होता है देखते हैं। ट्विस्टेड पेयर वायर लाइंस में कैडमियम कॉपर जो आपका होता है वो यूज करते हैं कि 2 इंसुलेटेड वायर होती हैं जिनको ट्विस्ट किया जाता है। ये देखिए ट्विस्ट किया गया ना, कुछ ऐसा मोड़ दिया जाता है। कैडमियम कॉपर मिश्र धातु की बनी होने के कारण इन तारों को मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होती है। तारों की इंसुलेशन हेतु पॉलीविनाइल की कवरिंग प्रयुक्त की जाती है। पीवीसी इसको बोलते हैं हिंदी में, मतलब फुल फॉर्म उसका पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। अच्छा, बुक से मुझे छापने का एक और रीज़न, इसका एक कारण ये है कि बीटेक में पूरा इंग्लिश में होता है, हर जगह इंग्लिश में ही होता है, तो हिंदी में आपको नोट्स देने में मुझे दिक्कत हो सकती थी, इसलिए ये भी एक आपको फ़ायदा मिल गया, मुझे फ़ायदा मिल गया, दोनों लोगों को फ़ायदा मिल गया। ओके, चलिए तो बात करते हैं ट्विस्टेड पेयर की। तो भाई ट्विस्ट क्यों किया हमने, जहाँ पास पैरेलल लाइंस थी तो वहाँ हमने क्या देखा कि हमारे एनर्जी का बहुत लॉस हो रहा था, तो उस लॉस को कम करने के लिए क्या हमने ट्विस्ट कर दिया। अच्छा भाई ट्विस्ट करने से क्या फ़ायदा मिला, चलिए देखते हैं। तो क्या हुआ, हमने देखा था कि पैरेलल वायर लाइंस में पास होने वाले सिग्नल वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। इन क्षेत्रों के मध्य इंटरफेरेंस होने के कारण सिग्नल में विरूपण हो जाता है। विरूपण मतलब क्या होता है, डिस्टॉर्शन हो जाता है। इंटरफेरेंस हुआ तो इंटरफेरेंस होने से मतलब क्या होता है, आपका सिग्नल मिक्सअप हो जाता है, तो डिस्टॉर्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इस समस्या को कम करने हैं तो दोनों तारों को आपस में ट्विस्ट कर दिया जाता है। चलिए भाई, अच्छा ट्विस्ट करने से होता क्या है, मान लो एक वायर ये है, ठीक है, और दूसरा वायर आपका कौन सा है, दूसरा वायर ये वाला रहा। अब यहाँ से करंट जा रही है और एक करंट यहाँ से जा रही है, दोनों में फ़र्क क्या होगा, यहाँ से कुछ आपका आएगा, यहाँ से कुछ आपका जाएगा। अब ट्विस्ट किया है, चलिए देखते हैं। आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, अगर जो बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं उनको पता होगा, कभी देखा हो बुक वगैरह में, कि मान लो 2 पैरेलल लाइंस हैं, एक पैरेलल ये है, एक पैरेलल ये है, ठीक है। अब दोनों में करंट जा रही है जो सेम डायरेक्शन जा रही है, यानी ऊपर की ओर जा रही है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा, ये आपसे पूछा जाता है। तो जनरली लोग बाग याद कर लेते हैं, या ये बहुत ही चर्चित आपका MCQ है, तो पता होगा आपको। चलिए देखते हैं कैसे कि अट्रैक्टिव कैसे होगा और रिपल्सिव कैसे होगा, दोनों बातें देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए भाई आपका ये करंट फ्लो हो रहा है, आपको पता है राइट हैंड थंब रूल से आप इसका क्या कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हो। तो आपने क्या किया, ये ऊपर की ओर जा रहा है ना, ऊपर की ओर जा रहा है, अपने उसे ऊपर किया और ऐसे कर्ल किया, अपने हाथ को ऐसे मोड़ा। जब अपने हाथ को ऐसे मोड़ेंगे आप, तो ये कैसे जाएगा, कुछ ऐसा जाएगा ना, ये कुछ ऐसा जाएगा ना, कुछ ऐसा। चलो भाई ठीक है, सेम ऐसे में जाएगा, ऐसे ही जाएगा ना। तो अगर आप देखो, ध्यान से देखो, तो इस साइड से अगर आप देखो तो इधर की ओर ये अंदर की ओर जा रहा है, ये क्रॉस मतलब होता है अंदर, मतलब अंदर जाना, ठीक है। और इधर देखो तो क्या हुआ है, ये बाहर की ओर आ रहा है। अगर आपने मैग्नेटिक सर्किट पढ़ी होगी तो वहाँ पे क्रॉस मतलब होता है अंदर की ओर और डॉट मतलब होता है बाहर की ओर आना, क्योंकि भाई 2D में दिखाना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हमने मान लिया कि भाई क्रॉस मतलब होता है बाहर की ओर आ रहा है और डॉट मतलब अंदर की ओर जा रहा है। तो यहाँ से अगर आप देखो ध्यान से, तो यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ से ये अंदर जा रहा है ना, पेज के अंदर जा रहा है, तो इसलिए आपने क्या करा, क्रॉस कर दिया। और ये यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, पेज से बाहर आ रहा है, इसलिए डॉट हो गया। और आपको पता है कि भैया क्रॉस और डॉट यानी दोनों अपोजिट पोलैरिटी हैं। अगर दोनों अपोजिट पोलैरिटी हैं, इट मीन्स वो क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। अब हो सकता है ये नॉर्थ हो, ये साउथ हो, ये साउथ हो, ये नॉर्थ हो, इसके लिए आपको वो फिर
अलग मेथड्स होते हैं, वो बताऊंगा मैं वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो यानी कि क्या होगा, ये अट्रैक्टिव होगा, ठीक है, अट्रैक्टिव टाइप में होगा ना ये, तो ये आपका MCQ पूछा जाता है। डन। चलिए, अब होता क्या है कि यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ये ऐसे आ रहा है और यहाँ पे ये ऐसे जाएगा, तो दोनों क्या होंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो आपका जो इंटरफेरेंस है उसके चांसेस कम हो जाते हैं, यानी कम हो जाते हैं, इसलिए आपका क्या होता है, ट्विस्ट करने से आपको ये फ़ायदा मिल गया। डन। चलिए आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ट्विस्टेड पेयर में क्या होता है आपका, ट्विस्टेड पेयर वायर लाइंस लगभग 10 किलोमीटर दूरी तक ट्रांसमिशन के लिए प्रयोग की जाती हैं, 10 किलोमीटर तक के लिए। अब गुण क्या होते हैं इनके, ये एनालॉग और डिजिटल सिग्नल दोनों के ट्रांसमिशन हेतु प्रयोग की जा सकती हैं। इनको इंस्टॉल करना आसान होता है, इनकी कीमत कम होती है। पैरेलल वायर लाइंस की तुलना में इनमें सिग्नल पर नॉइस तथा व्यतिकरण का प्रभाव कम होता है। व्यतिकरण मतलब कि इंटरफेरेंस आपका वो कम होता है। अच्छा, दोष क्या होते हैं, ये कम टिकाऊ होते हैं, इनको कम दूरी की ट्रांसमिशन प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये कम टिकाऊ होते हैं, ये ज़्यादा टिकाऊ नहीं होते हैं और इनको बहुत कम दूरी के लिए यूज किया जाता है। तो अभी तक आपने दो पढ़े, पैरेलल वायर लाइंस और आपका ट्विस्टेड वाला, ठीक है, ट्विस्ट वाला ऐसा कुछ आपने पढ़ लिया, ठीक है, ये दो लाइन्स आपने पढ़ ली। चलो भाई देखते हैं नेक्स्ट लाइन क्या है आपकी। नेक्स्ट आपकी एक कोएक्सियल वायर केबल, ये आपकी नेक्स्ट केबल है। इसमें क्या होता है, उच्च आवृत्ति पर 2 तार वाली ट्रांसमिशन लाइन प्रयुक्त नहीं की जाती हैं, क्योंकि विद्युत चुंबकीय व्यतिकरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के कारण सिग्नल में डिस्टॉर्शन विरूपण हो जाता है। उच्च आवृत्तियों पर दोनों तारें स्वयं ही सोर्स ऑफ रेडिएशन बन जाती हैं, जिससे ऊर्जा का क्षय तथा सिग्नल का क्षीणन हो जाता है। इन समस्याओं को कोएक्सियल केबल द्वारा समाप्त किया जा सकता है। चलिए भाई, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो शायद ना आपको समझ में आए हों। कोएक्सियल वायर लाइंस क्या होती है, केबल्स क्या होती है, उसका फिगर क्या होता है, हम उसको आगे देखेंगे। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि उच्च आवृत्ति अगर है, यानी कि फ्रिक्वेंसी आपकी बहुत हाई हो गई, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर फ्रिक्वेंसी हाई होती है, आपकी एनर्जी हाई होगी। क्यों होगी, क्योंकि आपको पता है E इक्वल टू क्या होता है, H न्यू होता है। ये जो न्यू है ना, इसको आप F भी बोलते हैं, न्यू भी बोलते हैं। ये सिंबल है, कहीं कहीं आप न्यू मतलब भी फ्रिक्वेंसी होता है और F मतलब भी फ्रिक्वेंसी होता है। तो एनर्जी जो होती है वो फ्रिक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। ये फोटॉन्स वगैरह जो आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, या केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में पढ़ते हैं आप, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आप ये समझते हैं, ठीक है। चलिए भाई, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फ्रिक्वेंसी बढ़ने से रेडिएशन कैसे होगा, तो आपको जाना पड़ेगा कुछ यहाँ पर। ये देखिए आप कि फ्रिक्वेंसी आपकी बढ़ रही है, तो एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज, ये क्या है आपकी हाई फ्रिक्वेंसीज होती हैं। बोलते नहीं कि टावर लगा लेंगे अब घर के ऊपर तो रेडिएशन आता है, जिससे कि हमको दिक्कत हो सकती है। तो वो रेडिएशंस क्या होती हैं, वो यूवी रेज ही तो होती हैं, एक्स रेज ही तो होती हैं, गामा रेज तो होती हैं। बात समझ में आई। तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो आपका रेडिएशन बढ़ेगा, लॉसेज बढ़ेंगे, तो वो आपकी लाइन से काम करती नहीं है प्रॉपरली अच्छे से, ठीक है। तो क्या करेंगे आप भैया, कोएक्सियल वायर लाइन्स देखते हैं, तो देखते हैं भाई क्या होता है। अच्छा, ये जो आपका स्पेक्ट्रम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चंस, थ्योरी वाले क्वेश्चन, कि भैया गामा रेज की रेंज क्या होती है, एक्सरे क्या होती है, IR की रेंज क्या होती है, माइक्रोवेव की रेंज क्या होती है, FM की रेंज क्या होती है, AM की क्या होती है। तो ये याद रखिए, कहाँ पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, JEE वगैरह में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। तो क्या देखते हैं भाई, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, क्या होता है वो समझते हैं फटाफट। कोएक्सियल केबल में एक खोखला हॉलो आउटर सिलेंड्रिकल कंडक्टर होता है तथा इसके अंदर इनर कंडक्टर होता है। 6.3 में अगर आप देखें ध्यान से तो, ठीक है। ये आपका इनर डाइलेक्ट्रिक हो गया और आपका ये इनर कॉपर वायर हो गया, ये आउटर कॉपर मेस हो गया, ये आपका आउटर PVC इंसुलेशन हो गया। कसम से भाई कुछ समझ नहीं आया ना, चलिए कोई बात नहीं समझ में आया। अभी आप फिगर देखेंगे, इसका एक्चुअल में रियल प्रैक्टिकल जो फिगर होता है वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको उन्होंने बताया है, ओके। यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको ऐसे बनाना पड़ता है, ऐसे दिखाना पड़ता है कि इनर कॉपर वायर और ये क्या होता है, और आपका ये आउटर कॉपर वायर होता है, ये PVC होता है। आपके यहाँ डिश TV लगा है ना, जो उसका वायर लगता है ना डिश TV का, और आपकी सेट टॉप बॉक्स में, वही आपका कोएक्सियल केबल होता है, ठीक है। कोएक्सियल केबल की वास्तविक संरचना 6.3a आपकी A में प्रदर्शित की, दिखाई गई है। चलो भाई दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इनर कंडक्टर के रूप में कॉपर वायर प्रयुक्त है। इसके ऊपर इनर डाइलेक्ट्रिक इंसुलेशन प्रयुक्त है। डाइलेक्ट्रिक के रूप में टेफ्लॉन या पॉलीइथिलीन प्रयुक्त किया जाता है। इसके ऊपर कॉपर मेश की स्लीव प्रयुक्त की गई है। इस कॉपर मेश को PVC इंसुलेशन द्वारा कवर किया जाता है। इनर वायर का सिग्नल को कैरी किया जाता है, जबकि आउटर कॉपर मेश को अर्थ किया जाता है। चलो भाई, इनर वायर जो आपका होता है ये वाला, ये क्या करता है, आपका सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, यानी कि ये ले आने में काम करता है। और जो आपका आउटर वाला होता है, इसको आप अर्थ कर देते हो। चलो भाई, अर्थिंग कर देते हैं। हमने तो अपने डिश TV में देखा है भाई, वो वहाँ से लेके आते हैं, उसको यहाँ लगा देते हैं, खत्म बात हो गया। ये अर्थिंग वाला क्या कॉन्सेप्ट है और रियल में कैसे दिखता है वो भी देख लेते हैं फटाफट, ठीक है।
तो ये सब आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना होता है। और आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी आता है कि भैया आउटर सरफेस क्या होता है, इनर सरफेस क्या होता है, किसका बना होता है, डायरेक्ट इंसुलेशन क्या होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए भाई। अच्छा, एक और बात यहाँ समझ जाते जाते समझ लेते हैं कि भाई ये ई और एच, यानी कि देखिए एच आपका डॉट लाइन में है भाई, सिंपल सा ये ऐसा दिखा रहा है, यानी कि ये वायर ऐसा है, मैंने इसको घुमा कर बोर्ड में ऐसे घुसा दिया, सीधे ऐसे ऐसे घुसा दिया डायरेक्ट। ठीक है, तो कुछ ऐसा दिखेगा ना सामने से, अगर मैं इसके सामने से देखूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा, दिखेगा ना, तो वही इन्होंने दिखाया है, ये कुछ इसका शेप ऐसा दिखाया है। क्लियर है, तो हमारे अलग पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक रहेगा। ठीक है, कुछ ऐसा दिखाया है ये। अब यहाँ पे एच जो है, ऑब्वियस सी बात है कि ये सर्कुलर रहेगा, आपको पता है कि कंटिन्यूस होता है ये। ठीक है, यानी कि ये कभी ख़त्म नहीं होता है, इसलिए आपका ये सर्कुलर में होता है। और ई जो होगा आपका क्या होगा, आउटवर्ड होगा। सिंपल सी बात है भाई कि ये कहीं ना कहीं तो जाके ख़त्म होगा ना, मतलब कि इसको ख़त्म होना ही होना है, नहीं ख़त्म होगा तो दिक्कतें आ सकती हैं, आपको लाइफ में न्यूट्रल रहना है। ठीक है, तो ई आपका ख़त्म ही होगा। अगर प्लस में है, मान लो यहाँ पे प्लस क्यू है, तो ये अनंत पे जाके ख़त्म होगा, लेकिन ख़त्म होगा जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं ख़त्म होगा तो करंट मारेंगे ये सब मिलके हर जगह। ठीक है, कैसे मारेंगे सब बताएंगे। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका है इसका स्ट्रक्चर अंदर का, कि ये कैसे ई फील्ड और एच फील्ड है। तो ई फील्ड आपका ये वाला है और एच फील्ड आपका ये डॉट वाला है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। ये आपका रियल लाइफ में, अगर आप देखो तो ये आपका रियल लाइफ में होता है। कैसे होता है देखो आप ध्यान से, ये आपका होता है प्लास्टिक वाला, देखा होगा ना आपने, ये ऊपर लगाते हैं तो इसको बोलते हैं इंसुलेटर, ये इंसुलेटर आप यूज करते हो। ठीक है, और ये आपका कंडक्टर है। ठीक है, ये आपका कंडक्टर है, ये आपका इंसुलेटर है। तो राइटिंग सही नहीं बन रही है, पेन टाइम में है तो कोई दिक्कत नहीं, धीरे प्रैक्टिस करेंगे बन जाएगी। यहाँ चलिए, अच्छा ये आपने देखा होगा, अब तो क्लियर होगा आपको ना क्या है ये पूरा अच्छे से। ये आपका सिग्नल ले जाता है, इसको आप क्या करते हो, अर्थ करते हो। ये आपका प्लास्टिक वाला वायर है, इंसुलेटेड है। ठीक है, अब अर्थिंग कैसे करते हैं, तो देखिए ग्राउंडिंग ब्लॉक ये रहा, तो यहाँ पे आप ग्राउंड करते हैं और ये आपका पूरा सेटअप है, यानी कि ऐसा होता है सेटअप पूरा। ठीक है, आई होप आपको तो कुछ फीलिंग आई होगी देखकर कि क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो आपको ये लिखना है, समझना है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, पूरा फिगर आपको बनाना अच्छे से प्रॉपरली, सब कुछ करना है और ये सब लिखना है। तो पेपर में पूछा जाता है कि कोएक्सियल केबल क्या होता है, किस काम में आता है, हर चीज़। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए फटाफट। चूँकि इनर वायर को अर्थ की गई कॉपर मेश से सराउंड किया जाता है, अतः वैद्युत डिस्टर्बेंस से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र सिग्नल को प्रभावित नहीं करते हैं। भाई उसको अर्थिंग कर दी गई है, अर्थ कर दिया गया है, तो ऑब्वियस बात है कि जो भी हमारे एक्स्ट्रा करंट या जो भी वोल्टेज या जो भी निकलेगा वो अर्थ में चला जाएगा, क्योंकि आपको पता है धरती माता सब कुछ समाहित कर लेती हैं, उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। ठीक है, कुछ भी होता है एक्स्ट्रा तो वो सब ले लेती हैं। ठीक है, अतः कोएक्सियल केबल्स बाहरी विद्युत डिस्टर्बेंस से अप्रभावित रहती हैं, यानी बाहरी कुछ भी आएगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। संचार प्रणाली के विभिन्न भागों में कोएक्सियल केबल के इम्पीडेंस का मैच होना आवश्यक नहीं होता है। भाई इम्पीडेंस मैच हो चाहे ना हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, अतः इन्हें अनबैलेंस लाइन कहा जाता है। तो यहाँ से आपको पॉइंट याद रखना है कि अगर इम्पीडेंस मैच होता है तो आप बोलते हैं बैलेंस्ड लाइन, बैलेंस हो गया। ठीक है, अगर इम्पीडेंस मैच नहीं हो रहा तो क्या बोलेंगे आप, अनबैलेंस हो गया है। ठीक है, तो आपसे MCQ वगैरह पूछ सकते हैं कि इम्पीडेंस नॉट मैच, अगर ये मैच नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे भैया कि ये होता है अनबैलेंस्ड। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ये दो पॉइंट याद रखिए, भूलेगा नहीं आप। फिर क्या है, कोएक्सियल केबल्स को लगभग 20 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति तक ट्रांसमिशन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो आपका ये कोएक्सियल केबल का देखिए आपका ये फार्मूला हो गया कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस का। अब कैपिटल डी स्मॉल डी क्या है वो देख लेते हैं। जहाँ डी आपका इनर कंडक्टर ऑफ डायमीटर है और डी आपका जो कैपिटल डी है वो आउटर का डायमीटर है, कि आपका इंसुलेटिंग मीडियम का क्या है, परावैद्युतांक है। अब गुण क्या होते हैं, इनमें ऊर्जा क्षय कम होता है। क्यों कम होता है भाई, अनवांटेड सिग्नल्स इसको डिस्टर्ब नहीं कर पाते हैं। भाई देख लो Z+ सुरक्षा इसकी है, कैसे देख लो, ये आपका ट्रांसमिट कर रहा है, मीन्स अगर आप देखो तो ये आपका ट्रांसमिट कर रहा है ये वाला लाइन, बाकी ये सब इसकी सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं ये इतने आइटम्स। ठीक है, तो वही वाला है Z+ वाला हाल है। ठीक है, तो ये सब इसकी सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। ओके, तो ऑब्वियस बात है क्षय कम होगा, भाई महंगा भी होगा ना, ऑब्वियस बात है। तो कोएक्सियल केबल ट्रांसमिशन में रव या विरूपण का प्रभाव कम होता है, फ्री फ्रॉम नॉइज एंड डिस्टॉर्शन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हाँ सही बात है। चलिए, इनमें डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है, 10 मेगाबिट पर सेकेंड, यानी कि 10 मेगाबिट पर सेकेंड होता है। अधिक दूरी की टेलीफोन लाइनों में इनका प्रयोग किया जाता है, सही बात है। दोष क्या होते हैं भाई, ये ट्विस्टेड पेयर वायर से महंगी होंगी, ऑब्वियस सी बात है भाई।
अब आप एप्पल लोगे तो एप्पल का मोबाइल भाई तो महंगा तो होगा ही ना, कंपेयर टू अदर एग्जाम, जैसे रियलमी हो गया, रेडमी हो गया, चाइनीज़ हैं, बैकआउट करना चाहिए, लेकिन एक बात जनरल है, ठीक है, तो महंगा है, ऑब्वियस सी बात है। इनकी टाइपिंग करना कठिन होता है। अच्छा भाई चलो, अब समस्या ये आती है सर कि टाइपिंग क्या होती है, टाइपिंग दिक्कत है, चलो कोई बात नहीं, टाइपिंग देख लेते हैं क्या होती है। होता क्या है कि मान लो कोई वायर है, मैं छेद किया, कुछ लगा दिया वायर एक और एक्स्ट्रा यहाँ से, फिर मैंने छेद किया, फिर मैंने कुछ वायर लगा दिया एक्स्ट्रा यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है, इसी को बोलते हैं आप टैपिंग, यानी टैप करना, ठीक है, टैपिंग करना। ओके, मैंने क्या किया, वायर है आपका, वायर से आपने यहाँ पे टैप किया, फिर यहाँ पे टैप करके इसको आपने यूज कर लिया। तो आपने देखा अभी भैया कितने ज़्यादा वायर इसमें लेयर्स लगे हुए थे, उनको छेद करके फिर टैप करना थोड़ा टिपिकल है, टफ है, ठीक है। तो इसको आप ऐसा नहीं कि हाँ कि एक वायर लगा हुआ है, देखते नहीं बारात वगैरह में क्या होता है कि भैया एक वायर लिया, जनमासी वगैरह में होता नहीं है, जो आपको घर आते हुए ले जाते हैं ना, तो यहाँ सेट किया, एक बार यहाँ सेट किया, एक बार यहाँ सेट किया, अपना काम निकाल लिया। अगर वो कोई एक्सेल केबल यूज करने लगेंगे फिर तो हो गया, बेचारे टाइपिंग कर ही नहीं पाएंगे। तो ये होता है टाइपिंग मतलब, ठीक है, क्लियर। चलिए, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो आपका आता है नेक्स्ट ऑप्टिकल फाइबर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपका एक पूरा बुक ही है ऑप्टिकल फाइबर पे, ठीक है, और इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2-4 क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है, 2 क्वेश्चंस हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। चलिए, अच्छा, तो भाई ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, पैरेलल वायर लाइन पढ़े हमने पहला, फिर क्या बोला हमने, ट्विस्टेड पेयर केबल पढ़ लिया हमने, ट्विस्टेड पेयर मतलब कुछ ऐसा ट्विस्ट किया गया था, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ लिया, कोएक्सियल केबल, भाई एक लेयर ये, फिर उसके ऊपर ये, फिर उसके ऊपर और ये, फिर भैया ऐसे, ठीक है। फिर आपका आ गया ऑप्टिकल फाइबर। अब पक्का ये सबसे बेस्ट होगा, तभी तो आपने भाई जैसे जैसे आप टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे आप यूज कर रहे हैं इसको, ठीक है। चल देखते हैं क्या होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश सिग्नलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट करने हेतु केबल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। मीन्स नाम ही है ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर मतलब क्या, यानी कि जो प्रकाश सिग्नल, जो लाइट रेज होती है, लाइट सिग्नल्स होती हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए, उसको आप बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। कुछ इसके निम्न भाग होते हैं, क्या होता है, आपका कोर होता है, फिर क्लैडिंग होता है, फिर प्लास्टिक जैकेट होता है। तो आपसे पूछा जाता है एमसीक्यू वगैरह में, एग्जाम वगैरह में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि भैया कोर कहाँ होता है, क्लैडिंग कहाँ होता है, या प्लास्टिक जैकेट कहाँ होता है। तो लोग बाग को फिगर ये याद नहीं रहता, तो वो कुछ भी लिख के चले जाते हैं जय माता दी करके। तो आपको याद रखना है, कोर सबसे अंदर वाला पार्ट होता है, क्लैडिंग आपके ऊपर का पार्ट होता है, और आपका प्लास्टिक जैकेट सबसे ऊपर वाला भाग है, ठीक है। तो आपका सेंट्रल कोर, मध्य कोर क्या होता है, यह ऑप्टिकल फाइबर की अंदरूनी कोर होती है। क्रोड मतलब भाई कोर आपका, ठीक है, क्रोड होती है, जो पारदर्शी ग्लास या परावैद्युत की बनी होती है। इसका डायमीटर 10 से 100 माइक्रोमीटर तक होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है क्लैडिंग। यह परत मध्य कोर के चारों ओर होती है। इस कोर के चारों ओर क्लैडिंग हो गया, ठीक है, तथा ग्लास या प्लास्टिक की बनी होती है। इसका इनर डायमीटर आउटर डायमीटर क्रमशः 100 से लेके 420। देखिए अब 100 से लेके 420 कैसे, अब भाई कोई वायर है, एक ऐसा है, फिर ऐसा, मतलब कुछ उसकी मोटाई भी तो होगी ना, थिकनेस तो कुछ तो होगी। तो ये थिकनेस यानी कि अब इसके अंदर भी कोई वायर होगा। चलो मैं फिर अच्छे से बताता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा इसको अच्छे से। चलो भाई, ये आपका हो गया आउटर क्लैडिंग हो गया आपका, ठीक है, ये आपका क्लैडिंग हो गया। अच्छा चलो भाई ठीक है, अब कोर कैसा होगा, कोर को आपने क्या कर दिया, कुछ ऐसा दिखा दिया, ये आपका कोर हो गया। अच्छा ये नो देखिए, ये जो है ना, ये जो पार्ट है, आप सोचोगे सर कि इतना मोटा, मतलब जैसे प्लास्टिक कभी आप काटो तो परत दिखती है बहुत पतली सी, ठीक है, तो वही आपका है। यानी कि आपका एक कोर वाला पार्ट हो गया आपका, ये आपका कोर वाला पार्ट है, या आपका क्लैडिंग वाला पार्ट है। आई होप आपको कुछ विजुलाइज हुआ होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो वही ये बात कर रहा है कि इनर आउटर डायमीटर की, ठीक है। तो आपका इनर आउटर डायमीटर क्या होता है, क्रमशः 100 और 420 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। क्लैडिंग का अपवर्तनांक जो होता है आपका कोर से कम होता है, किंतु दोनों अपवर्तनांक में बहुत कम अंतर होता है। क्लैडिंग का अपवर्तनांक कोर से कम होता है। क्यों होता है अभी आपको मालूम चलेगा, लेकिन मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि ये जो आपका ऑप्टिकल फाइबर होता है, ये TIR पर काम करता है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मीन्स ये रिफ्लेक्शन का ही एक भाग है। आप लाइट पढ़ते हो ना, कंप्यूटर एग्जाम अगर आप SSC वगैरह देते होंगे या तैयारी कर रहे होंगे आप, तो साइंस में आप पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स में आप लाइट पढ़ते हो, तो लाइट में आपका ये टॉपिक होता है। लाइट में आप रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं ना। तो लाइट में ही आपका रिफ्लेक्शन के अंदर नहीं, ये आपका रिफ्रैक्शन के अंदर आता है, ठीक है, रिफ्रैक्शन नॉट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन के अंदर ये आता है।
कि आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ये फिनोमिनन होता है। ओके, नेक्स्ट आपका लास्ट आता है थर्ड। अच्छा, मैं यहाँ पे था, यहाँ पहुँच गया। चलिए, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है, इसकी दो कंडीशन होती हैं। वो क्या होती हैं हम आगे देखेंगे, पहले हम इसको ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, प्लास्टिक जैकेट क्या होता है आपका, ऑप्टिकल फाइबर को सुरक्षा हेतु तथा मजबूती प्रदान करने के लिए हम क्या करते हैं, मध्य कोर और क्लैडिंग को प्लास्टिक जैकेट से कवर कर देते हैं। ऑब्वियस सी बात है भाई कि जब इन दोनों का मेन काम है, यानी क्लैडिंग कोर का मेन काम है, अब इसको सुरक्षित करने के लिए आपको ऊपर से कुछ देना पड़ेगा ना, सुरक्षा प्रदान करने के लिए, तो उसके लिए आपका प्लास्टिक जैकेट लगा होता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे क्या आपका है, ऑप्टिकल फाइबर के प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं कि सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स और मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स। चलिए, सिंगल मोड क्या होता है, इसमें मध्य कोर बहुत पतला होता है, इसका डायमीटर 5 से 10 माइक्रोमीटर होता है तथा अपवर्तनांक कितना होता है, 1.5 होता है। ये आपको वैल्यूज़ थोड़ा बहुत आप नीचे अगर लिख दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नहीं कि एकदम से कि ये 5 है तो ये 25 कर दो आप, नहीं, इतना गैप नहीं, तो ये आपको लिखना है, याद रखना है अच्छे से। ठीक है, क्लैडिंग का डायमीटर क्या होता है, 125 माइक्रोमीटर तथा अपवर्तनांक कितना होता है, 1.48 होता है। तो आपको याद रखना है, कोई भी आपका ऑप्टिकल फाइबर हो, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कोर से कम होगा। मीन्स क्लैडिंग का देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1.48 है और कोर कितना है, 1.5 है। तो गलती से एग्जाम में आप ये मत लिख देना कि भाई कोर का 1.4 है और इसका 1.5, गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ ऐसा क्यों होता है। होता क्या है कि TIR के लिए, एक मिनट जस्ट, सॉरी कहाँ भाग जा रहा भाई, चलो, TIR के लिए आपको क्या करना होता है कि दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन होती है कि आपका जो रे होता है, जो भी रेज आपकी होती हैं, वो डेंसर से, आपका डेंसर से रेयर में आनी चाहिए। मीन्स सघन से विरल में, सघन से विरल में आपकी आनी चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जो आपका इंसिडेंट एंगल होता है, इंसिडेंट एंगल जो होता है ये आपका क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, ये क्या होता है ये अभी हम देखेंगे। ठीक है, और डेंसर से रेयर में कैसे होता है उसका भी एक कारण है, उसको भी हम समझेंगे। तो आपको याद रखना है कि डेंसर से रेयर में जाएगा तो आपका क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये दोनों केस आपके सेटिस्फाइड होने चाहिए, तो आपका TIR हो जाता है। ठीक है, अच्छा, डेंसर से रेयर जाने में ऐसा क्यों होता है, अभी फिगर हम देखेंगे तो समझ में आपको अच्छे से आएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अच्छा, अब डेंसर, अगर कोई प्रकाशिक सघन माध्यम है, तो प्रकाशिक सघन माध्यम मतलब कि ऑप्टिकली डेंसर अगर है, तो वो क्यों है, जब आपका म्यू ज़्यादा होगा तो गारंटेड है आपका वो क्या होगा, डेंस होगा। अगर म्यू कम होगा तो डेंस कम होगा। ठीक है, अच्छा, अब ये क्यों होता है, आपने फिजिक्स पढ़ी है अच्छे से, आपको पता होगा, तो प्लीज़ कमेंट बताइएगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, थोड़ा सा पार्टिसिपेट करिए, मज़ा आएगा पढ़ने में हमको अच्छे से, और चीज़ें ऐसा क्यों होता है बताइएगा कि म्यू ज़्यादा है तो डेंसर होगा, म्यू कम है तो डेंसर कम होगा, ऐसा क्यों। चलिए, तो ये आपका था, कुछ आपने फिगर देखा, सिंगल मोड का कुछ ऐसा फिगर है, मल्टी मोड का भी फिगर कुछ ऐसा है, और आपका मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर क्या है वो देखते हैं अभी। ठीक है, चलिए, तो ये आपका है क्या, अगर आप देख रहे हो ध्यान से, तो ये आपका होता है स्टेप इंडेक्स। स्टेप कैसे बोला आपने, ध्यान से देखिएगा आप, स्टेप क्यों, देखिए यहाँ पे ये आपका कोर है, ये आपका क्लैड है, ये क्लैड है ना, और आपका ये कोर है। ठीक है, अब कोर और क्लैड यानी कि ये तो आपका कोर का, एक मिनट रुकिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, ये अब कोर यहाँ तक है, ये है ना, कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और जो सॉरी क्लैड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कोर में अचानक से तेज़ी आ गई, मतलब कि ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक होगा स्टेप, यानी कि स्टेप सिग्नल आपने पढ़ा होगा, सिग्नल्स होते हैं, शायद आपने ना पढ़ा होगा, हो सकता है स्टेप सिग्नल इसको आप बोलते हैं। ठीक है, स्टेप ऐसा, ठीक है, स्टेप बन रहा है ना, ये स्टेप टाइप में, सी टाइप में ऐसा। ठीक है, तो इसको आप बोलते हैं स्टेप, इसलिए आप इसको बोलते हैं स्टेप इंडेक्स। अच्छा, ग्रेडेड, ये आपका क्या है, ग्रेडेड है। ये ग्रेडेड कैसे है, इसको देख लो आप फटाफट, ग्रेडेड क्यों है, यहाँ पे देखिए आप, तो ये क्लैडिंग का है और ये कोर में अगर आ रहा है आपका तो कुछ ऐसा, यानी कि ये डायरेक्ट आपका जो पहले ऐसे होके ऐसे आ रहा था, ऐसे ना होके आपका कैसे आ रहा है, कुछ ऐसा बढ़ रहा है, यानी कि स्मूथली बढ़ रहा है, इसको आप बोलते हैं ग्रेडेड इंडेक्स। इसलिए इसका ये क्या है, स्टेप इंडेक्स, इसको आप बोलते हैं ग्रेडेड इंडेक्स। इसका
नाम इसीलिए रखा गया है ऐसा फिगर में, ठीक है। तो ये फिगर आप याद रखिएगा, आपकी बुक में नहीं दिया गया है, तो आप इस फिगर को बना देंगे तो आपको शायद अच्छे मार्क्स मिल जाएँ। अच्छा, नोट्स के लिए अगर आप बोलेंगे तो मैं अगर खुद से बनाऊंगा तो पूरा इंग्लिश में रहेगा, मैं स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह जो मुझे दिमाग में आएंगी मैं उससे बनाऊंगा, और जो आप बुक पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में अगर उससे ही मिल जाएंगे आपको नोट्स तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, इसलिए मैंने ऐसा बनाया है, ठीक है। बाकी मैं जब आपको जेई और आईएएस के लिए या जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं उनके लिए पढ़ाऊँगा तो मैं आपको फिर अपने नोट्स टाइप में बताऊँगा जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जैसे बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। ये आपका हो गया स्टेप और ग्रेड इंडेक्स, ठीक है। अब आती है बात कि भाई सिंगल मोड और मल्टी मोड क्या होता है, इन दोनों में कंपैरिजन क्या है। सिंगल मोड मतलब सिंपल सी बात है कि एक ही मोड में काम करने वाला है, एक ही मोड में काम करेगा, मतलब कि उस वायर से ओनली एक ही लाइट रे गुजरेगी, एक ही लाइट रे गुजरेगी और कोई लाइट रे नहीं जाएंगी। मल्टी मोड में क्या होंगी, कई सारी लाइट रेज गुजरेंगी। अच्छा, एक रास्ते से एक ही आदमी जा रहा है, एक रास्ते से कई सारे आदमी जा रहे हैं, तो कौन सा फ़ायदेमंद है भाई, दूसरा वाला फ़ायदेमंद है ना, क्योंकि आप एक ही रास्ते को यूज कर ले रहे हैं, बहुत सारे आदमी जा रहे हैं तो भाई फ़ायदा होगा। अब एक आदमी एक ही रास्ते यूज़ कर रहा है तो कम फ़ायदेमंद है ना, तो वही इसलिए आपका मल्टी मोड प्रैक्टिकली ये आपका ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कंपेयर टू सिंगल मोड के। तो कुछ आपके पॉइंट्स हैं उसको देख लेते हैं फटाफट, क्या पॉइंट्स हैं। इट सपोर्ट्स ओनली वन मोड ऑफ प्रोपगेशन, इट सपोर्ट्स लार्ज नंबर ऑफ प्रोपगेशन, यानी कि यहाँ से बस एक लाइट रे गुजरेंगी, यहाँ से कई सारी लाइट रे गुजर सकती हैं। इट हैज़ वेरी स्मॉल कोर डायमीटर, 5 से 10 माइक्रोमीटर होता है। इट हैज़ लार्जर कोर डायमीटर, भाई लार्जर क्यों होगा, सिंपल सी बात है कि भाई यहाँ से एक ही लाइट रे जाने वाली हैं, एक ही लाइट रे जाने वाली हैं, ठीक है। एक मिनट रुकिए जस्ट चलिए, तो अब क्या हुआ, एक ही स्मॉल क्यों है भाई, एक ही लाइट रे जाने वाली है इसलिए स्मॉल होगा, और यहाँ से कई सारी लाइट रे जाएंगी इसलिए ये लार्ज होगा। ट्रांसमिशन लॉसेस वेरी स्मॉल, ट्रांसमिशन लॉस जो होंगे बहुत स्मॉल होंगे, यहाँ पे होगा लॉसेस मोर हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे, क्योंकि भाई कई सारी रेस जा रही हैं, भाई वो आपस में भिड़ेंगे, लड़ेंगे, कूटेंगे, पीटेंगे, तो भाई ऑब्वियस बात है कि इंटरफेरेंस होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी तो लॉसेस बढ़ जाएंगे। इट हैज़ हायर बैंडविड्थ, इट हैज़ लोअर बैंडविड्थ, ओह अच्छा, इसका थोड़ा सा हायर बैंडविड्थ इन सेंस यानी कि यहाँ पे क्या है कि आपके पास बैंडविड्थ ज़्यादा मिलती है, जानता कैसे मिली, इसको आपको दूसरी तरह समझना है, याद रखिए कैसे, कि एक आदमी के लिए मान लो भाई ये 2 फुट चौड़ी रोड है, 2 फीट चौड़ी रोड है ना, 2 फीट, तो एक आदमी जाएगा तो उसके लिए 2 फीट पूरा मिल जाएगा। मान लो यहाँ से अब 10 आदमी चले जाएँ तो क्या होगा, आपका 2 फीट मिलेगा क्या एक आदमी को, नहीं, वहाँ पे बाई 10 कर दोगे आप तो आपको क्या हुआ, कम रास्ता मिलेगा। तो वही आपका है किसके रिस्पेक्ट में, आपने एक ही रे भेजी इसलिए आपका ये बैंडविड्थ क्या होता है, आपका हायर होता है, उस सिग्नल के लिए यहाँ पे क्या होता है, लोअर होता है, ठीक है। अगर देखा जाए तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेंगी तो बैंडविड्थ भी बढ़ती है, नो डाउट, ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे क्या बात हुई कि एक ही रे जाएगी उस बड़े से चौड़े रास्ते से, तो उसके लिए बैंडविड्थ हो गया है मोर देन सफिशिएंट है, हायर है ना, और उसके लिए क्या है, लोअर होगा। इट रिक्वायर लेजर डायोड एज अ सोर्स ऑफ लाइट, इट कैन वर्क विद एलईडी ऑल्सो, इट यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस और इट यूज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। इट इज़ बाई डिफ़ॉल्ट स्टेप इंडेक्स, यानी ये स्टेप इंडेक्स में होता ही है बाई डिफ़ॉल्ट, अगर सिंगल मोड आप बोलोगे तो स्टेप इंडेक्स ही होगा। इट कैन बी स्टेप एंड ग्रेडेड दोनों, यानी कि ये स्टेप मल्टी मोड भी हो सकता है और ग्रेडेड मल्टी मोड भी हो सकता है। और आपका लास्ट वन क्या है, मोस्टली इट इज़ मेड अप बाई ग्लास और इट इज़ मेड अप प्रेफरेबली बाय फ्रॉम प्लास्टिक। तो याद रखिए कि ये जो आपको टेबल दी गई है ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, और अगर आप अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम भी देंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अब मल्टी ग्रेडेड फाइबर जो होता है आपका, उसके बारे में क्या दिया उन्होंने, ये दिया भाई कि मल्टी मोड ग्रेडेड, ठीक है, मल्टी मोड है ग्रेडेड है, मल्टी मोड स्टेप है, मीन्स अगर सिंगल मोड है ओनली सिंगल है तो सिंगल में सिर्फ क्या होगा, ओनली स्टेप होगा। लेकिन अगर बात करें हम जब मल्टी मोड होगा, मल्टी मोड, तब वहाँ पे आपका 2 होता है, स्टेप और ग्रेडेड, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कोई ये नहीं बोल देगा जैसे कि सिंगल मोड ग्रेडेड इंडेक्स, ठीक है, तो इससे मेरी बेइज्जती होगी है कि भाई मैं क्या पढ़ा रहा हूँ और आप क्या पढ़ रहे हो, क्लियर। चलिए, तो आपका ये क्या आएगा, मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स। इसमें क्या होता है, इसमें मध्य कोर और क्लैडिंग के मध्य सेपरेशन क्लियर नहीं होता है, क्लियर कट नहीं होता है, मतलब देखिए यहाँ पे क्लियर कट है ना कि ये कोर है, ये क्लैड है, ये कोर है, ये क्लैड है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कोर क्लैड का कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कोर कहाँ है, क्लैड कहाँ है, ठीक है। अपवर्तनांक क्या होता है, मध्य में अधिकतम होती है तब बाहर क्यों घटती जाती है, अधिकतम क्यों होती है, आपको मालूम चल गया कि भाई हमेशा जो रे होगी, मान लो भाई ये तो जो आप देख रहे हो ना ये फिगर, ये आपको सामने से दिखा रहे हैं, ये वायर जो है वो आपकी ऐसे है, एक्चुअली ये आपकी वायर कुछ ऐसी है,
ठीक है। इसको आपने घुमा के बोर्ड में दर्शा दिया है तो आपको कुछ ऐसी दिख रही है, ठीक है। अब हुआ क्या, अब यहाँ से रेज जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई डेंसर चाहिए ना इसको, डेंसर से फिर उसके बाद डेंसर, ये डेंसर मीडियम है ना, डेंसर से फिर जाएगा रेयर में, तभी तो ये रिफ्लेक्ट होगा, नहीं तो रिफ्लेक्ट कैसे होगा। तो इस रे के लिए क्या होगा, डेंसर से रेयर की हो जाना चाहिए ये, ठीक है, क्लियर है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं लेकिन आपके लिए अभी इतना ही मोर देन सफिशिएंट है। आगे जब पढ़ेंगे आप तो आपको ये पूरा डिटेल में और पढ़ाते हैं, इसमें कई सारी चीज़ें रहती हैं कि न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश संचलन कैसे होता है वो देख लेते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ लाइट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, यह पूर्ण परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आपसे कई बार पूछा था एग्जाम्स में कि भैया ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के आधारित करता है। अच्छा, इसे कैसे समझाते हैं देख लेते हैं भाई फटाफट। माना कि कोई एक प्रकाश पुंज ऑप्टिकल फाइबर के कोर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 से क्लाइडिंग μ2, जहाँ μ1 जो आपका है μ2 से ज़्यादा है। क्यों है, मैंने आपको बताया था कि डेंसर से रेयर में जाएगा कोई रे, तभी आपका वो क्या होगा, TIR होगा। तो इसलिए आपका कोर का μ1 है, क्लैडिंग का μ2 है, तो μ1 μ2 से ज़्यादा ही होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह प्रकाश पुंज कोर क्लैडिंग बाउंड्री, ऑब्वियस बात है बाउंड्री कोई होगी ना, ये थोड़ी कि डायरेक्ट कुछ जाएगा, कुछ ना कुछ तो बाउंड्री होगी। मान लो ये इधर है, ये पानी है, इधर पत्थर है, तो पत्थर से पानी के बीच में कुछ बाउंड्री, मतलब पानी से पत्थर पहुँचे तो बाउंड्री क्रॉस कर कुछ ना, ऐसा कुछ, ठीक है। पर आपतन कोण θi एंगल ऑफ इंसिडेंस पर आपतित होता है। तो स्नेल लॉ के अनुसार आप जानते हैं μy sin θi, μ2 sin θr होता है, तो sin θr इक्वल टू μ1 sin θi बाई μ2। अब चूंकि μ1 इज ग्रेटर देन μ2 है, अतः θr इज ग्रेटर देन θi होगा। भाई सिंपल सी बात है, अगर μ1 आपका μ2 से ज़्यादा है, अगर आपका न्यूमरेटर ज़्यादा है और आपका डिनोमिनेटर कम है, तो ओवरऑल जो होगा वो ज़्यादा ही होगा, तो थीटा आपका θi ज़्यादा होगा, ठीक है। अर्थात अपवर्तन कोण यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस से अधिक होगा। यदि θi को और बढ़ाया जाए तो अपवर्तन कोण बढ़ेगा, और θi के विशेष मान θc, जिसको आप बोलते हैं क्रिटिकल एंगल कहा जाता है, पर θr का मान 90 हो जाएगा। मीन्स क्रिटिकल एंगल मैंने आपको कहा था ना, क्रिटिकल एंगल आपका क्या होता है, तो θi अभी आपको दिखाई देंगे, अच्छे से क्लियर होगा प्रॉपर्ली, पहले इसको पढ़ लेते हैं। 90 डिग्री हो जाएगा, तो अर्थात अपवर्तित पुंज रिफ्लेक्टेड रे कोड क्लैडिंग बाउंड्री के ई के समानांतर हो जाएगी 6.6 b में। अगर आप देखो तो कहाँ पे, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये θi है आपका, ये θr है आपका। अब जैसे से आप इसको बढ़ाते जाओगे, इधर लेते जाओगे, तो आपका ये क्या होगा, इधर ये दूर होता जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों होगा, उसका भी कारण है कि भैया मेरे देखो, ये डेंसर है, अगर कोई रे है, ठीक है, मान लो ये सघन माध्यम है, डेंसर है, और ये विरल है यानी कि रेयर है, ठीक है। कोई रे अगर ऐसे आ रही है डेंसर से रेयर की ओर, तो क्या होगा, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल की तरफ आएगी, नॉर्मल से बाहर जाएगी। भाई नॉर्मल से बाहर जाएगी ना, दूर तरफ भागेगी ना, सिंपल सी बात है। अब ऐसा क्यों होता है तो लाइट चैप्टर में पढ़ाऊंगा, तो फिर वहाँ पे आपको समझाऊंगा अच्छे से, क्योंकि भाई हर एक टॉपिक का एक खुद का अपना एक महासागर है, तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो याद रखिए कि भाई अगर कोई भी सघन से विरल यानी कि डेंसर से रेयर जाता है, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाता है। तो ये आपका डेंसर मीडियम है नीचे वाला पोर्सन, और ऊपर आपका क्या है, रेयर मीडियम है, ठीक है। तो ये क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा ना, तो यानी कि रे आपकी ऐसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है, कुछ ऐसा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये और घूमता जाएगा, तो एक एंगल ऐसा होगा कि जहाँ पे ये जो रे है आपकी रिफ्लेक्टेड वाली, वो इसके समानांतर हो जाती है, किसके, बाउंड्री के, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल, किससे, नॉर्मल से। तो उस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। अब अगर आपने इससे ऊपर एंगल आप लेके गए θi को, तब आपका वो क्या हो जाएगा, TIR। तो कंडीशन क्या हुई, दो कंडीशन, पहला वही कि डेंसर से कहाँ जाना चाहिए, रेयर में जाना चाहिए, पहला डेंसर टू रेयर, और दूसरा क्या होगा, सेकेंड पॉइंट कि θi जो है मस्ट भी θc से यानी ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, ये सिंपली आपका TIR का रिफ्लेक्शन होगा, मतलब TIR होगा आपका, ठीक है। चलिए, तो अभी देखते थोड़ा सा और क्या दिया हुआ है, जैसे 1 θc आपका ये आ गया, θc का मान किया, आप ये वैल्यू पुट करेंगे, आपको इससे आप वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। cos θc क्या होगा, आप ऐसे निकाल सकते हैं, तो आपका ये कुछ इन्होंने मैथमेटिकल प्रूफ किया है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, जो आप जानते हैं अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं फटाफट।
यदि आपतन कोण थीटा आई को क्रिटिकल एंगल थीटा सी से अधिक रखा जाए, मीन थीटा आई इज ग्रेटर देन थीटा सी, तो आपतित पुंज का अपवर्तन रिफ्रैक्शन नहीं होगा, बल्कि वह पूर्णतः परावर्तित हो जाएगी, जो मैंने आपको बताया अभी। यानी कि थीटा सी से अगर थीटा आई की वैल्यू ज़्यादा हो गई तो आपकी जो रे है वो वापस उसी माध्यम में आ जाएगी। जादू ही है ये, मतलब कि बिना कोई बाउंड्री हुए, बिना कोई चीज़ हुए ही आपने लाइट को वापस ला दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, यही स्थिति ऑप्टिकल फाइबर में उत्पन्न होती है जब प्रकाश पुंज क्रोड क्लैडिंग बाउंड्री पर पहुंचती है तो आपतन कोण थीटा आई क्रिटिकल एंगल से अधिक होता है। अतः इस प्रकाश का पुंज बार बार पूर्ण टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिससे वह कोर में ही सीमित रहता है तथा कई किलोमीटर ट्रांसमिट किया जा सकता है। मतलब वही वाला फंडा हो गया, ये आपका कोर हो गया, ऊपर से आपका ये क्लैडिंग हो गया, कुछ ऐसा ये ऐसा सेटअप हुआ रखा है, कुछ ऐसा सेटअप ये कर रखा है, ये कोर है आपका, लाइट रे आई आपका ऐसे मूव होता चला जाता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये आगे बढ़ता जाता है, ठीक है, यही बोल रहे हैं वो। ऑप्टिकल फाइबर कई रूपों में उपलब्ध होते हैं, जैसे प्लास्टिक कोर तथा क्लैडिंग, ग्लास कोर तथा प्लास्टिक क्लैडिंग तथा ग्लास कोर तथा ग्लास क्लैडिंग। यानी कि डिपेंड करता है कि आपने क्लैडिंग किस पदार्थ से बनाया है और कोर किस पदार्थ से बनाया है। तो अगर आप देखो तो कोर हमेशा ग्लास का ही बन रहा है, प्लास्टिक कोर भी बन जाता है और ग्लास का ही बन जाता है, किसी बन जाता है, ठीक है। तो इस उससे ही है आपका रिलेटेड है। तो प्लास्टिक फाइबर ग्लास की तुलना में लचीले, शक्तिशाली, सस्ते व हल्के होते हैं, किंतु लेस एफिशिएंट होते हैं, अधिक ट्रांसमिशन लॉस वाले होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट आपका आता है ट्रांसमिशन लाइंस के माध्यम से वैद्युत सिग्नल का प्रोपागेशन, ठीक है। चलिए तो अभी तक हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ लिया। होता क्या है कि रिवीजन बीच में ज़रूरी है, नहीं तो बोला जो हमने पढ़ा वो भूल जाए क्या मतलब है। तो पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पैरेलल वायर लाइंस पढ़ा हमने, फिर दूसरा क्या पढ़ा हमने, ट्विस्टेड पेयर वाला पढ़ा हमने, ट्विस्ट किया हमने इसको वायर को, फिर उसके हमने क्या पढ़ा, कोई एक्सेल पढ़ लिया, इसमें हमने जेड प्लस सुरक्षा लगा दी भाई, कवर पे कवर, कवर पे कवर लगा दी हमने। फिर लास्ट में क्या देखा भैया, हमने कहा कि भैया ऑप्टिकल को ही यूज कर लो, ऑप्टिकल फाइबर को, प्रकाश को यूज कर लो, कहानी खत्म, ठीक है। तो ये आपका वही चल रहा था, ठीक है। तो हमने टाइप्स ऑफ केबल्स पढ़ ली और उसमें कौन सा बढ़िया है, कौन सा बढ़िया नहीं है, कौन किसके लिए उपयोगी है, कौन किसके लिए उपयोगी नहीं है, तो ये आपने देख लिया, ठीक है। तो हर एक चीज़ का महत्व है, ऐसा नहीं कि आपने समांतर लाइन को आप छोड़ दोगे कि ऑप्टिकल फाइबर आपको मिल गया, क्यों, कारण है उसका, ऑप्टिकल फाइबर सबसे महंगा होता है, ठीक है। ये कहाँ यूज़ करेंगे आप, जहाँ आपका बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होगी, जहाँ आपको स्पीड की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि कोई पुरानी चीज़ हमने खोजी है तो नई चीज़ आप भूल जाओगे, नई चीज़ कोई नई चीज़ खोजी हमने तो पुरानी चीज़ को आप भूल जाओगे, उसकी भी वैल्यू होती है। जैसे हमारे माता पिता की वैल्यू होती है, भले ही हम कितने बड़े हो जाए, हमें शादी हो जाए, बेबी आ जाए, कोई भी आ जाए, हमारे माता पिता की वैल्यू रखनी चाहिए हमेशा आजीवन, वैसे ही पुरानी चीज़ की वैल्यू होती ही होती है, ठीक है, भूलिएगा नहीं, ओके। डिपेंड करता है कि आपका एप्लीकेशन क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ओके, मीन्स कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। चलिए आगे आते हैं फटाफट। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो क्या है, ट्रांसमिशन लाइंस के माध्यम से वैद्युत सिग्नल का प्रोपागेशन, यानी कि ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से वैद्युत सिग्नल का प्रोपागेशन कैसे होता है वो हम देखने वाले हैं अब, ठीक है। बात समझ में आ गई। अभी तक हमने क्या पढ़ा, बस ट्रांसमिशन लाइन होता क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, दैट्स इट। अब आते हैं कि कैसे प्रोपागेट करेगा। तो ट्रांसमिशन लाइंस पर इलेक्ट्रिक सिग्नल अप्लाई करने पर उसमें लाइन धारा प्रवाहित होने लगती है। यदि सिग्नल वोल्टेज तथा धारा का मान पता हो तो लाइन में प्रोपागेट होने वाली ऊर्जा की गणना की जा सकती है। सिंपल सी बात है, अगर हमको वोल्टेज धारा का मान पता हो तो ऊर्जा आपको पता है, एनर्जी आप निकाल सकते हो भाई। P इक्वल टू क्या होता है, वी आई होता है, पावर होता है, ठीक है, पावर होता है ना, ये एनर्जी क्या होता है, P इंटू टी होता है ना, आराम से निकाल सकते हो आप। वी और आई अगर मालूम है आपको तो आप निकाल सकते हैं एनर्जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिग्नल वोल्टेज वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि सिग्नल धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ऑब्वियस बात है भाई, जो वोल्टेज होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और जो आपका करंट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ना, कि नहीं करता है, करता है भाई, ठीक बात है, ठीक है। जैसे जैसे सिग्नल लाइन में प्रोपागेट करता है यह वैद्युत क्षेत्र, एक मिनट रुकिए मैं थोड़ा सा दूसरा लेता हूँ तो आपको क्लियर होगा है। लाइन प्रोपागेट करता है यह वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र भी जनरेटिंग एंड से रिसीविंग एंड की ओर मूव करते हैं। वास्तव में सिग्नल ऊर्जा का हाफ पार्ट वैद्युत क्षेत्र द्वारा कैरी किया जाता है, जबकि शेष हाफ पार्ट चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कैरी किया जाता है। अतः गणनाएं इन फील्ड के टर्म में भी की जा सकती हैं। मीन्स उन्होंने क्या बोला कि भैया हमने क्या किया, हमने भैया ट्रांसमिशन लाइन में कैसे सिग्नल प्रोपागेट होगा, तो हमने सिग्नल वोल्टेज धारा और
मतलब कि वोल्टेज करंट का मान हमको पता हो तो हम एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि भाई वोल्टेज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र जाता है और करंट के लिए चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो दोनों ही क्या करते हैं, सिग्नल को कैरी करते हैं, यानी कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं। तो यानी हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमको गणना करनी हो ऊर्जा की तो आधी ऊर्जा हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें और अगर आधी ऊर्जा हम मैग्नेटिक फील्ड की निकाल लें और दोनों को हम जोड़ दें तो हमको पूरी ऊर्जा मिल जाएगी। यानी कि हमने यहाँ से जो भेजा था हमको वापस वहाँ से मिल जाएगा लोड पर। ठीक है, यही उन्होंने बोला है। तो ट्रांसमिशन लाइन का विश्लेषण उसकी प्राइमरी स्थिरांक, प्राइमरी कांस्टेंट जो होते हैं आर, एल, जी एंड सी के टर्म में भी की जा सकती है। हाइपरबोलिक फनलों के द्वारा भी इसका विश्लेषण किया जाता है। हाइपरबोलिक फंक्शंस आप पढ़ेंगे अभी आगे, अभी बताएंगे आपको, अभी इसको आप रहने दीजिए। आर, एल, जी और सी आप याद रखिए। अगर आपसे कोई पूछे कि प्राइमरी कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं तो भैया आर, एल, जी, सी होते हैं। ये पूछा जाता है कई बार कि भैया ट्रांसमिशन लाइन में प्राइमरी कांस्टेंट क्या होते हैं, तो आर, एल, जी, सी होते हैं। इसको आप भूलिएगा नहीं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ें। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो आपका नेक्स्ट है कि ट्रांसमिशन लाइन के वितरित या प्राइमरी स्थिरांक डिस्ट्रीब्यूटेड और प्राइमरी कांस्टेंट ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि दो टाइप के होते हैं ना एलिमेंट्स, लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। लम्प्ड कौन से होते हैं, जो हम सर्किट थ्योरी पढ़ते हैं, सर्किट पढ़ते हैं ना, नेटवर्क वगैरह में पढ़ते हैं हम, वहाँ पे हम सर्किट सॉल्व करते हैं। और ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ आता है, इसमें फील्ड थ्योरी में आता है। ठीक है, तो याद रखिए अगर कोई वायर है, ठीक है, तो इस वायर में जो करंट फ्लो हो रही है तो इस करंट की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो ये सर्किट थ्योरी में बात करते हैं, लेकिन जो इसके ऊपर जो फील्ड क्रिएट हुई है इस फील्ड की हम कहाँ बात करते हैं, फील्ड थ्योरी में। और फील्ड थ्योरी क्या होती है, यही जो हम पढ़ रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन। दो थ्योरी होती हैं, सर्किट थ्योरी एंड फील्ड थ्योरी। ठीक है, सर्किट थ्योरी आप नेटवर्क पढ़ते हो, उसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, KCL, KVL सब लगाते हो आप, और यहाँ पे आप फील्ड थ्योरी पढ़ते हो। ठीक है, चलिए तो क्या दिया हुआ है, ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स आर, एल, जी, सी पूरी लाइन की लंबाई में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, अतः इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रांसमिशन लाइन के चालक किसी पदार्थ द्वारा निर्मित होते हैं, यानी कि जो आपका ट्रांसमिशन लाइन होता है और जो उसके चालक होते हैं, कंडक्टर होते हैं वो किसी पदार्थ द्वारा निर्मित होते हैं। तो उसमें कुछ प्रतिरोध होगा, बताया था मैंने आपको ना कि अगर वायर है तो ऑब्वियस बात है उसमें कुछ रेजिस्टेंस होगा, ऐसा थोड़ी कि नहीं होगा। चालक का आकार एक समान होने कारण प्रतिरोध लाइन की समस्त लंबाई के अनुदिश समान रूप में रहता है। भाई सिंपल सी बात है, जो आर होता है वो वी और आई पर डिपेंड नहीं करता है, याद रखिएगा, वी और आई पर डिपेंड नहीं करता है। वो किस पर डिपेंड करता है, उसके डायमेंशन पे, यानी कि वो कैसा है, यानी कि उसकी साइज कैसी है वगैरह वगैरह पे। ठीक है, यानी कि एल, एरिया, रो पे काम डिपेंड करता है। तो याद रखिए, तो भाई अगर उसका आकार सेम है तो आपका रेजिस्टेंस भी सेम ही होगा। ओके, तथा इसको आर से प्रकट किया जाता है। लाइन के तुल्य परिपथ में आर को सीरीज में प्रदर्शित किया जाता है। आर को सीरीज में हम क्या करते हैं, प्रदर्शित कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, कैसे कर देते हैं भाई, अगर वायर है तो इसको हम क्या करते हैं, सीरीज में से आर दिखा देते हैं, भाई रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, चलिए इसी प्रकार दो लाइन कंडक्टर तथा उनके बीच का इंसुलेटिंग मीडियम एक कैपेसिटर की बात, मैंने बताया ना आपको कि भैया ये दो वायर हैं तो इनके बीच में आपका कैपेसिटर हो गया, और आपका ये वायर है तो ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस और ये कैपेसिटर आपका हो गया, तथा इसको सी से प्रकट किया जाता है। लाइन के तुल्य परिपथ में सी को पैरेलल में प्रदर्शित किया जाता है। चलिए भाई ठीक है, पैरेलल में क्यों किया जाता है, क्योंकि आपको पता है भाई कि ये वायर है और ये वायर है तो इसके बीच में एक कैपेसिटेंस होगा ना, ये थोड़ी कि इस वायर के बीच में होगा, नहीं, इसके बीच में ही होगा ना, तो इसलिए आपको पैरेलल दिखाना पड़ता है। चलिए भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब चालक तारों में RF धाराएं प्रवाहित होती हैं तो चालक के अक्ष, यानी कि जो आपका एक्सिस होता है, ये एक्सिस चारों तरफ क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मैंने आपको बताया था ना कि करंट अगर फ्लो होगी तो उसके चारों तरफ क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। उसका कैसे निकाल सकते हैं डायरेक्शन, हम राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, जो कि लाइन धारा में वृद्धि अथवा गिरावट का विरोध करती है। मीन्स जो कि लाइन में वृद्धि अथवा गिरावट का विरोध करती है। बहुत ही अच्छी लाइन है, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। जो आपका इंडक्टर होता है एक्चुअल में होता क्या है, अगर मैं आपको DC दूं प्रेरक को तो क्या करेगा, ये पास कर देगा। आपको पता है कि जो प्रेरक होता है वो DC को पास करता है, कुछ ऐसा। ठीक है, ऐसा जैसे नहीं, आपका L जो होता है क्या होता है, ये अगर एक्सेल में बोल लूँ तो क्या होता है, 2 पाई FL होता है। अगर F आपका 0 हो गया,
एफ़ अगर 0 हो गया तो एक्सएल क्या होगा, ये भी आपका 0 होगा। अच्छा ये 0 क्यों होगा, क्योंकि आपका एफ़ 0 है। एक्सएल है क्या, ये करंट यानी कि इंडक्टर के द्वारा जो करंट में विरोध किया जाता है उसको आप बोलते हैं एक्सएल। इसका मात्रक भी ओम होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, ये 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया इसका मतलब कि वो डीसी को पास कर देगा। डीसी हमने कैसे बोला, क्योंकि एफ जो फ्रिक्वेंसी हमारी है वो कितनी है, 0 है। यहाँ पे क्या है, 0 है। क्लियर है, चलिए। तो ये 0 हो गया था इसलिए हमने इसको बोल दिया कि डीसी को ये पास कर देता है। अच्छा चलो ठीक है। तो इंडक्टर काम क्या है, इंडक्टर काम ये है ना, जब करंट आपकी चेंज होती है, करंट आपकी अगर चेंज हुई तो ये एल उसका विरोध करता है। तो याद रखिए 2 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखिएगा। आपसे पूछा था कई बार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कैपेसिटर होता है वो वोल्टेज के चेंज का विरोध करता है, यानी dV/dt मीन्स वोल्टेज में चेंज अगर होगा तो विरोध करेगा। और जो आपका इंडक्टर होता है वो करंट में चेंज का विरोध करता है, ठीक है, di/dt, ठीक है, याद रखिएगा। तो करंट में चेंज मतलब अगर डीसी है तो करंट में कोई चेंज तो होगा नहीं, इसलिए वो कोई विरोध ही नहीं करता है, यानी कि एल उसके लिए सो रहा है, पास कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर एसी सप्लाई दे दी आपने तो आपका जो इंडक्टर है, प्रेरक जो है वो जाग जाएगा, उसका वो विरोध करेगा। तो वही ये बोल रहे हैं कि लाइन धारा में वृद्धि अथवा गिरावट का विरोध करता है। अच्छा, वृद्धि और गिरावट कैसे आएगी, मुद्दा इस बात का है। तो आप जानते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन में हम क्या करते हैं, हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो कैसी आती है, एसी सप्लाई आती है ना। तो एसी सप्लाई की वजह से क्या होता है, आपका अप एंड डाउन होगा ना, कुछ ऐसा। तो इसलिए क्या होता है, आपकी गिरावट आती है ना। चलो भाई ठीक है। चूँकि यह चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित होने धारा से लिंक होता है, अतः चालक में प्रेरकता उत्पन्न हो जाती है। प्रेरकता उत्पन्न हो गई आपकी, कैसे उत्पन्न हुई, क्योंकि भाई उसने विरोध किया, तो ऑब्वियस बात है कि विरोध कौन करेगा, प्रेरक ही करेगा। यह प्रेरकता भी लाइन की पूर्ण लंबाई में समान रूप से वितरित होता है, अतः तथा इसको एल द्वारा प्रकट किया जाता है। चूँकि ये प्रेरकता धारा का विरोध करती है, अतः इसे लाइन प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में ही माना जाता है। तो बात समझ आ गई। ये फिगर आपका आर कैसे आया, एल कैसे आया, सी कैसे आया। अब आती है बात जी की, ठीक है। लाइन के इंसुलेटिंग मीडियम में कुछ ऊर्जा लीक करती है, क्योंकि इंसुलेटिंग मीडियम एक परफेक्ट डायरेक्ट्रिक की तरह व्यवहार नहीं करता है। सिंपल सी बात है कि इंसुलेटर मतलब डायरेक्ट्रिक जो है वो इंसुलेटर ही होता है, लेकिन वही है ना कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, हम और आप कोई परफेक्ट नहीं है, तो वही परफेक्ट नहीं होता है। इस एनर्जी लीकेज को डिस्ट्रीब्यूटेड शंट कंडक्टर्स के रूप में दर्शाया जाता है, यानी कि इसको हम जी के रूप में दर्शा देते हैं, क्योंकि हमारा कुछ एनर्जी लॉस होती है तो हम उसको जी के रूप में दिखा देते हैं। अतः देखते हैं ट्रांसमिशन लाइन के 4 प्राइमरी स्थिरांक आर, एल, सी एवं जी होते हैं तथा इनको ट्रांसमिशन लाइन के तुल्य परिपथ में दर्शाया जाता है। चित्र 6.7 में ट्रांसमिशन लाइन के एक सेक्शन का तुल्य परिपथ प्रदर्शित है तथा एक प्रैक्टिकल लाइन ऐसे कई सेक्शनों से कैस्केड मानी जा सकती है। यानी कि अब ये तो हमने बस एक पार्ट दिखाया है, ये थोड़ी कितना ही छोटा रहता है, ये तो बहुत लंबा है ना, ये तो पूरा एकदम चला आता है पता नहीं कहाँ से। तो हर एक पार्ट में, यानी मान लो जैसे ये है तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, तो हर एक पार्ट में ये दिखाई देता है। तो वही आप बोलते हो ना सिमेट्रिकल क्या होता है, टी होता है, एल होता है, पाई होता है, तो यही सब सेक्शंस आपके बनते हैं। तो कौन सा आपका बेटर है, कौन सा बेटर नहीं है, वैसे आप उसको अच्छे से यूटिलाइज करते हो, ठीक है। तो इसलिए आप लास्ट में पढ़ो ना ट्रांसमिशन लाइन, नेटवर्क आप पढ़ चुके हो, फिल्टर आप पढ़ चुके हो, ट्रांसमिशन लाइन आपका ये है ही है, और उसको मैं पढ़ा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, आपको शायद मज़ा भी आ रहा होगा। तो अगर कुछ भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट पक्का करिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए तो क्या होगा आपका नेक्स्ट, ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स को समानांतर लाइन की प्रति यूनिट लंबाई पर यूनिट लेंथ ऑफ लाइन के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी कि यहाँ पे अब आर जो होता है इसको हम ओम ना बोल के ओम पर मीटर बोलते हैं, ठीक है। एल को क्या बोलते हैं हम, हेनरी पर मीटर किलोमीटर, जो भी आपका है लेंथ डिपेंड करता है। मीटर पर तो लिखेंगे नहीं भाई, क्योंकि आपकी जो रेंज होती है पावर स्टेशन की आपके घरों से क्या होती है, किलोमीटर में ही होती है ना, तो इसलिए आपका यहाँ पे किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो मीटर बिना देखिए किलोमीटर बोल दिया है, ओके। मीटर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन के प्राइमरी स्थिरांक को यूनिट्स क्रमशः क्या होगी। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भैया ट्रांसमिशन लाइन का सीरीज रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होती है, तो आप बोलोगे ओम पर किलोमीटर, ना कि ओम बोलोगे, ठीक है, याद रखिएगा। इंडक्टेंस क्या होगा, हेनरी पर किलोमीटर, कैपेसिटेंस क्या होगा, फैराड पर किलोमीटर, और जी क्या होगा, मोहो पर किलोमीटर। तो सीरीज के लिए क्या होगा आपका, सीरीज के लिए लाइन इम्पीडेंस होगा Z = R + J ω L होगा, और शंट के लिए क्या होगा, Y = G + J ω C। आपको पता है सीरीज में भाई सीधे ऐड कर दिया R + J ω L, दो सीरीज में है ना, आपका ये हो गया और आपका ये हो गया। अब ये आपका जो G + J ω C है, यहाँ पे आपका ये दिस वन एंड आपका ये दिस वन, ठीक है।
आपका आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आपने निकाल लिया, ये आपका होता है प्राइमरी कांस्टेंट। ठीक है, चलिए आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, आपको मज़ा आया होगा। तो जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो मुझे फाइनली मिल चुकी हैं। तो आई होप आपको लेक्चर्स प्रॉपरली मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। ट्राई करूँगा पूरा, जो थोड़ी बहुत कमियाँ रहे हैं, कुछ दिक्कत आपको आती हैं लेक्चर्स में, क्योंकि छोटे लेक्चर में आपको मैं हर एक चीज़ नहीं बता सकता, तो आपको कुछ टॉपिक्स पहले से पता होने चाहिए। ठीक है, तो अगर सेशन आपको पसंद आया तभी आप लाइक करिएगा। ठीक है, लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके जूनियर्स हैं, क्योंकि मैं पॉलिटेक्निक का पूरा जो सिलेबस आपका है, मैं हर एक चीज़ यहाँ पे बतलाने वाला हूँ, हर एक सेमेस्टर का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सब कुछ। बस करना क्या है कि आपको चाहिए कैसे नोट्स। अगर मैं अपने नोट्स बनाऊँगा तो मैं उसमें कुछ अपने ढंग से बनाऊँगा चीज़ें। अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं जो आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में पढ़ते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपको जो बुक है उसी के नोट्स मिलें तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप में आप आपके डाउट्स जो भी हैं पूछ सकते हैं, चैनल भी आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो PDF के लिए आप चैनल ज्वाइन करिए और जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको आप स्कैन कर मुझे भेज दीजिए। तो मैं आपको डिक्टो जो आपकी बुक में दे रखा है वैसे मैं आपको हर एक लाइन को, जैसे मैंने अभी समझाया ऐसे मैं आपको समझाऊंगा, तो आपको कई सारे फ़ायदे होंगे। पहला तो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू, यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या हो जाएगा, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हाँ ये ऐसा ऐसा होता है। प्लस आपको जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे ना तो आपको वहाँ भी फ़ायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं आगे चल के अभी RK राजपूत वगैरह जो भी आपकी बुक्स आप जानते हो पॉलिटेक्निक लेवल में, उसको मैं सॉल्व कराऊंगा टॉपिक वाइज। तो किस सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके कलीग्स वगैरह हैं उनसे बोलिए कि ये क्लासेस चल रही है यहाँ पे आपकी। और लाइव के लिए भी अगर आप बोलेंगे तो मैं लाइव भी ले सकता हूँ, कि ये सब सेटअप हो चुका है। जब चाहेंगे आप तो लाइव चलेगा ही आपका पॉलिटेक्निक का। वैसे मैं वैसे मैं अभी जो आपकी NIC और जो ESC वगैरह क्वेश्चन जो होंगे उसमें तो मैं एक मास्टर क्लास चलने वाली है लाइव, वो चलाऊँगा ही मैं चलाऊँगा। ठीक है, और चैनल अगर सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरा ये फेसबुक पेज है, यहाँ पे भी आप मुझे जोड़ सकते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।